हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का पार्ट, फिर देखेंगे इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप का पार्ट, फिर देखेंगे कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट के पार्ट जो कि हमारे पिछली वीडियोज़ में कवर नहीं होते। पिछली जो दो थियोरेटिकल वीडियो थी थ्योरी ऑफ कॉस्ट की, उसमें हमने बेसिक पार्ट देखा था कॉस्ट का, फिर उसके बाद हमने उसके साथ ही शॉर्ट रन कॉस्ट का पार्ट भी देख लिया था और लॉन्ग रन कॉस्ट का पार्ट भी कवर कर लिया था। याद रखना वो पार्ट ज़रूरी है क्योंकि उसमें आपने सीखा था एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल क्या होती है। इसी तरीके से आपने लॉन्ग रन में लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब अगली वीडियोज़ यानी ये थ्योरी ऑफ कॉस्ट का सारा पार्ट खत्म होगा और इसके एमसीक्यूज खत्म होंगे तो मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन वाला पार्ट बताऊंगा या एआर और एमआर के बीच में रिलेशनशिप बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन बताऊंगा। तो प्राइस डिटर्मिनेशन किस में होता है? परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में, मोनोपोलिस्टिक में और ओलिगोपोली में। तो वहाँ पे आपका ये जरूर काम आएगा, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। नहीं तो कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको वीडियो ज़रूर देखनी है, उसको आपको 2 बार देखनी है, तब जाके आपके माइंड में आएगा और तब जाके आपको प्राइस डिटर्मिनेशन समझ में आएगा, वरना आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वो ज़रूर देखनी है। इसके अलावा लास्ट में हम क्या कर रहे हैं, देखो इसके अलावा अदर टाइप ऑफ कॉस्ट के पार्ट भी कवर कर रहे हैं क्योंकि मैंने बोला कि पिछली वीडियो में मैंने आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट बताया था, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट सबसे पहली वीडियो में, फिर शॉर्ट रन लॉन्ग रन बताया। लेकिन इसके अलावा अकाउंट कॉस्ट आती है, इकोनॉमिक कॉस्ट आती है, रिप्लेसमेंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट आती है, और बोलूँ तो फुल कॉस्ट आती है, हाँ बुक कॉस्ट आती है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट आती है। हल्का हल्का पार्ट कवर किया है। ठीक, और बीच में एक और पार्ट बताऊंगा क्योंकि पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में वो आ चुका है, जैसे इकोनॉमिक कैपेसिटी क्या होती है, रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है और एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है। मैंने पीडीएफ में कवर नहीं की लेकिन मैं आपको थियोरेटिकली एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कोई टिपिकल नहीं है और उसको कोई पीडीएफ में कवर करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में आंसर के थ्रू ही आप पता कर लोगे। ठीक, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिसमें हम देखेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल इकोनॉमी, फिर देखेंगे इंटरनल डिस इकोनॉमी और एक्सटर्नल डिस इकोनॉमी, फिर देखेंगे इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। ये बोल रहा है इकोनॉमी ऑफ स्केल, स्केल का मतलब क्या होता है? अगर एक बिजनेस क्या कर रहा है, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है यानी लार्ज स्केल पे लेके आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि वर्कर को काम ज़्यादा मिलेगा, वो स्पेशलाइज होंगे। ठीक है, मशीनरी अच्छी यूज़ होगी, मार्केटिंग फैसिलिटी बढ़ जाएगी, उस केस में फाइनेंशियल कैपेसिटी हमारी बढ़ जाएगी तो हमें लोन आराम से मिलने लग जाएगा, उस पर इंटरेस्ट का पार्ट कम होगा। तो इस तरीके से हमें इकोनॉमीज़ का पार्ट अराइज होगा। या हम बोल सकते हैं कि इंडस्ट्री भी एक्सपांड होगी तो हमें एक्सटर्नल इकोनॉमी का पार्ट भी होगा, जो कि मैं इंटरनल एक्सटर्नल में बताऊंगा कि हमें चीपर रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएंगे, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बढ़ जाएगी कंपनीज़ की, तो हमें मशीनरी क्या करेगी, अच्छी अच्छी मशीनरी प्रोवाइड करेगी जिससे हमारा फ़ायदा हो सकता है। सारी फर्म्स का फ़ायदा होगा तो हमारा भी फ़ायदा होगा, जिसके थ्रू क्या हो सकता है कि ज़्यादा आउटपुट निकाल पाओगे आप पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब जो भी आप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रहे हो उसके थ्रू जो आउटपुट है वो ज़्यादा निकल रहा है, जिससे आपकी जो भी टोटल कॉस्ट है या एवरेज टोटल कॉस्ट की हम बात कर रहे हैं वो क्या आ रही है, लो आ रही है। याद रखना एवरेज टोटल कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने बताया था यू शेप की होती है। एवरेज टोटल कॉस्ट में यहाँ पे जब पार्ट आ रहा है यानी मैंने ये लोएस्ट पॉइंट ले लिया, तो आप मान के चलो ये लो एवरेज टोटल कॉस्ट है। कहाँ पे? जहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट एक तरीके से क्या करती हुई जाती है, इंटरसेक्ट करती है। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को बता रहा है कि धीरे धीरे आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है, लेकिन इस पॉइंट के बाद आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, तो आपको यहीं पे आके रुक जाना है। ठीक है, इसको हम इकोनॉमिक कैपेसिटी भी बोलते हैं। जो मैंने आपको बताया ना, मैं बताऊंगा इकोनॉमिक, रिजर्व और एक्सेस। इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी कॉस्ट पर यूनिट लो आ रही है और यहाँ पे आप अपना ऑप्टिमम आउटपुट निकाल पा रहे हो। ऑप्टिमम या जो मैक्सिमम आउटपुट बोल रहे हो ना, वो निकाल पा रहे हो, क्योंकि उसके बाद भी मैक्सिमम निकलेगा लेकिन आपकी कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, लीस्ट कॉस्ट फैक्टर कॉम्बिनेशन नहीं आया, या हम बोल सकते हैं कि जो भी आप फैक्टर और कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर कर रहा है। आउटपुट निकल तो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्ट इंकर कर रहा है, तो आप यहीं पे आके रुक जाओ। आपको मैंने उसमें बताया था लॉन्ग रन वाले पार्ट में कि बहुत सारे शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान हो तो उसके थ्रू एक तरीके से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जा रहा है और बीच वाले पॉइंट पे मिल रहा है। तो आपको मैंने एक एग्जांपल भी कवर कराया था, देख सकते हैं जाके। तो याद रखना लो एवरेज टोटल कॉस्ट होनी चाहिए, तब जाके आप इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव कर पाओगे। अब इसमें आपको बोल रखा है आगे लाइन में, ठीक है, आगे बोल रखा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग फॉर ए फॉर्म एज द सेम लेवल ऑफ इनपुट यील्ड ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अब देखिए इसको भी मैं एग्जांपल के थ्रू कवर कर सकता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल है। अब मान के चलो कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री है जिसमें अनस्किल्ड वर्कर या सेमी स्किल्ड वर्कर काम कर रहा है, तो उस वर्कर को हमने क्या बोला कि आप 2 फर्नीचर बनाओ, क्या करो 2 फर्नीचर बनाओ, उसको हम 1000 रुपीज़ पर डे देते थे। ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्कर को हम 1000 रुपीज़ पर डे देते थे और उसको बोला 2 फर्नीचर, तो उसने 2 दिन लगा दिए। तो इसका मतलब क्या, हमें उसको 2000 रुपीज़ देने पड़ गए।
ठीक है, और उसने कितने निकाले, 2 फर्नीचर निकाले, यानी कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गई, लेबर कॉस्ट 1000 रुपीज़ पर यूनिट आ गई। लेकिन मान लो कि दूसरी इंडस्ट्री में स्किल्ड वर्कर काम करता है और उसको क्या बोला कि आप फर्नीचर 2 बना के दिखाओ, तो उसने एक ही दिन में 2 फर्नीचर बना दिया, लेकिन हम उसको 1500 रुपीज़ देते थे क्योंकि वो स्किल्ड है, पर उसने एक ही दिन में काम कर लिया तो देखो 1500 रुपीज़ लगे। और फर्नीचर कितने बने, 2 बने, तो कॉस्ट क्या आई, 750। अब आप देख लीजिए पढ़ के, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रिजल्ट इन कॉस्ट सेविंग फॉर ए फर्म एज द सेम लेवल ऑफ इनपुट्स यील्ड ए हायर लेवल ऑफ आउटपुट। अब आप बोलोगे सर हायर लेवल कहाँ निकला, निकला ना, देखिए वो जो पुराना वर्कर था यानी जो अनस्किल्ड वर्कर था वो 2 दिन में क्या करता था, 2 फर्नीचर निकालता था। यहाँ पे जो स्किल्ड वर्कर है वो एक दिन में 2 निकाल रहा है, तो 2 दिन में कितना निकालेगा, 4। आप देख लीजिए 1500 इंटू 2 करके देख लीजिए 3000, और डिवाइड बाय 4 करोगे तब भी 750 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आ गई लेबर की। तो वैसे ही हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, मशीनरी का भी यूज़ होता है, मार्केटिंग एफिशिएंसी का भी यूज़ होता है, फाइनेंशियल एफिशिएंसी का भी यूज़ होता है, तो वो सारी इकोनॉमीज़ के पार्ट में कन्वर्ट हो रही है। कब, जब हमारे को फ़ायदा हो रहा है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे ये बोल रहा है हायर लेवल ऑफ आउटपुट रिजल्ट इन लोअर एवरेज कॉस्ट एज द टोटल कॉस्ट आर शेयर्ड ओवर द इंक्रीज आउटपुट। आपको मैंने पिछली वीडियो में एग्जांपल बताया था कि एक मशीन और आप क्या कर रहे हो, 2 लेबर का यूज़ कर रहे हो, तो अराउंड आपकी कॉस्ट 1 लाख कुछ आ रही है और आप इतना यूनिट प्रोडक्शन कर रहे हो, तो 1000 यूनिट कर रहे थे जिसमें आपकी 100 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही थी। फिर मैंने बताया कि एक और अगर आपने कैपिटल या मशीनें लगाई और उसके साथ एक और लेबर लगाया, यानी टोटल 2 मशीन हो गई और 4 लेबर हो गए, तो आपकी कॉस्ट बढ़ तो गई, यानी पहले 1 लाख थे, फिर मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि 1,20,000 या 1,50,000 आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट और लगने लग गई, तो टोटल कॉस्ट आपकी ज़्यादा हो गई। लेकिन जो एक्स्ट्रा मशीन और एक्स्ट्रा लेबर ने आउटपुट निकाला है वो ज़्यादा निकाला है, तो आपका टोटल आउटपुट ज़्यादा है। याद रखना फॉर्मूला क्या होता है एवरेज कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो चाहे आपकी टोटल कॉस्ट बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी प्रपोर्शन में ज़्यादा आ रही है, तो अपने आप आपकी एवरेज कॉस्ट लोअर ही आएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एज द टोटल कॉस्ट आर शेयर्ड ओवर द इंक्रीज आउटपुट। तो जो आपका आउटपुट बढ़ा है वो टोटल क्वांटिटी में ज़्यादा रोल निभा रहा है, वो ज़्यादा आउटपुट निकलेगा, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट चाहे बड़ी भी हो लेकिन आउटपुट उससे ज़्यादा बड़ा है प्रपोर्शन में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो हमेशा याद रख लेना इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या है, चाहे आप एक्स्ट्रा फैक्टर लगा रहे हो लेकिन उस एक्स्ट्रा फैक्टर की जो भी कॉस्ट लग रही है और उससे जो आउटपुट निकला है तो आउटपुट ज़्यादा निकलना चाहिए। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 10% कॉस्ट बढ़ी है पर आउटपुट कितना निकला है 20%, तो मैं बोलूँगा फ़ायदा है, इकोनॉमी ऑफ स्केल है। अगर मैं बोलूँगा 10% तो मैं क्या बोलूँगा, चलो नॉर्मल आ रहा है क्योंकि 10% कॉस्ट बढ़ी है, आउटपुट भी 10% बढ़ा है। लेकिन मैंने बोल दिया आउटपुट सिर्फ 8% बढ़ा, 7% बढ़ा, तो मतलब कॉस्ट ज़्यादा लग गई और आउटपुट कम बढ़ा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। की प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है लेकिन वो कम बढ़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस इकोनॉमी। सीधी सी बात है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रखा है, 2 टाइप की, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। जब भी मैं इंटरनल बोलूँ इसका मतलब क्या है, विद इन ए फर्म। जब भी मैं एक्सटर्नल बोलूँ तो वो क्या है, विद इन ए इंडस्ट्री बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, विद इन ए इंडस्ट्री। अब क्या फ़र्क है वो बता देता हूँ। देखिए जब आप क्या करते हो कि विद इन ए फर्म काम करते हो, यानी फर्म के अंदर ही क्या करते हो, अपना आउटपुट बढ़ाने की करते हो, जिससे आपकी कॉस्ट क्या है, कम आए। जो भी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट है वो कम आ जाए, किसकी वजह से, आउटपुट बढ़ाने से या बल्क में एक तरीके से आउटपुट प्रोड्यूस करने से, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज। और एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ, मैंने बोला विद इन इंडस्ट्रीज का मतलब क्या, अगर इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है तो आपकी फर्म अपने आप एक्सपांड होगी। मान लो आपका क्लोथ का बिजनेस है, कपड़े का, तो अगर आपकी कपड़े की इंडस्ट्री एक्सपांड होगी तो आपका बिजनेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। मान लो आपकी इंडस्ट्री में आपको रॉ मटेरियल चीप मिल रहा है, ठीक है, सस्ता मिल रहा है, तो आपको भी एक तरीके से क्या मिलेगा, सस्ता ही मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में एक तरीके से चीप रॉ मटेरियल हो गया तो फर्म को भी क्या मिलेगा, सस्ता मिलेगा। मान लो लेबर सस्ती हो गई, मान लो ट्रेनिंग सेंटर खुल गए जिसके थ्रू स्किल्ड लेबर अपने आप आपको मिलने लग गए, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन को स्किल्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि अपने आप ही आपको स्किल्ड लेबर मिल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर पहले से खुले हुए हैं, वहाँ से धीरे धीरे अपने आप ही स्किल्ड लेबर जनरेट हो रहे हैं और सीधा आपकी कंपनी में आके काम कर रहे हैं, तो आपको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इसका मतलब क्या हुआ, या हम बोल सकते हैं जैसे देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुल गए और उसके केस में नई नई टेक्निक सीखने को न मिल गई, तो वो टेक्निक क्या हो रही है, आपके बिजनेस पे अप्लाई हो रही है, तो उस केस में क्या हुआ, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आपको मिल रही है। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपांड हुई तो उसके अंदर की सारी फर्म्स को बेनिफिट मिलेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल। जबकि अगर एक सिंगल फर्म खुद का आउटपुट बढ़ा रही है और आउटपुट बढ़ाने के थ्रू कॉस्ट कम कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल इकोनॉमीज। अब ये किसके थ्रू होती है, इसमें 5 टर्म दे रखे हैं मैंने, प्रोडक्शन का पार्ट दे रखा है, मार्केटिंग का दे रखा है, फाइनेंस का दे रखा है, इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज का पार्ट दे रखा है। ये सारा पार्ट मैंने पर्टिकुलर कवर कर रखा है, तो एक बार आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल पढ़ के देख लेना, आपको आ जाएगा। अब देखिए मैं क्या करूँगा कि पर्टिकुलर हर पॉइंट आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, नहीं तो वीडियो 1 आवर 30 मिनट अराउंड बन जाएगी और मेरे को क्या करना है, 1 आवर में ही कवर करना है,
क्योंकि लेंथी वीडियो बनती है फिर क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। और इन पर्टिकुलर पार्ट को एक में ही कवर करना है, ये नहीं कि हम 2 पार्ट में कवर करेंगे, फिर क्या होगा, पिछला वापस से मेरे को आपको रीड कराना पड़ता है। ठीक, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में कवर कर रहा हूँ। अब देखो पहला क्या बोल रखा है आपको, इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल में प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का पार्ट। और ये भी याद रख लीजिए कि देखो इंटरनल में क्या होता है, यानी फर्म को खुद करना पड़ता है, यानी फर्म को खुद एफर्ट करने पड़ते हैं। जबकि एक्सटर्नल में क्या होता है, इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है तो फर्म को अपने आप बेनिफिट मिल रहा है, तो फर्म को एफर्ट इतने नहीं करने पड़ते हैं। प्रोडक्शन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब क्या हुआ, जनरली वो लेबर के थ्रू होगी। तो लेबर क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, स्पेशलाइज होना चाहिए। जो भी पर्टिकुलर मशीन यूज़ कर रहा है तो उसको पूरी ढंग से यूज़ करने आनी चाहिए। तब जाके हमने जो सोचा है कि आउटपुट बढ़ेगा वो ढंग से क्या होगा, एक तरीके से यूटिलाइज होगा, और उस केस में जो लेबर कॉस्ट है वो कम आएगी। कैपिटल या टेक्निकल एक तरीके से इकोनॉमीज होनी चाहिए, इसको आप टेक्नोलॉजिकल भी बोल सकते हो। इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट फर्म की पूरी ढंग से होनी चाहिए। तो आगे आएगा पॉइंट, लेकिन अभी पॉइंट में क्या दे रखा है, सबसे पहले लेबर इकोनॉमीज। तो ये बोल रहा है लेबर इकोनॉमीज आर अचीव्ड एज द स्केल ऑफ आउटपुट इंक्रीजेस फॉर सेवरल रीजन। आपको बोल रहा है कि आउटपुट का जो स्केल है वो बहुत रीजन से बढ़ता है, जिसमें लेबर में सबसे पहले क्या दे रखा है, बेटर स्पेशलाइजेशन बिकम पॉसिबल विथ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए आप सोचिए कि अगर आपने सोचा कि हायर लेवल ऑफ आउटपुट करना है, क्योंकि आपको क्या लग रहा था कि आउटपुट बढ़ाएंगे तो कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी, तो इसका फ़ायदा क्या है, देखो आउटपुट बढ़ाया तो इससे क्या होगा, इनपुट जो भी यूज़ करेगा वो कौन करेगा, लेबर यूज़ करेगा। जब लेबर यूज़ करेगा तो अपने आप धीरे धीरे वो स्पेशलाइज होता जाएगा। बेटर स्पेशलाइज होता जाएगा तो वो एफिशिएंट होगा, एफिशिएंट होगा तो वो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम करेगा, तो कॉस्ट पर यूनिट अपने आप क्या आएगी, धीरे धीरे कम आएगी। ठीक है, अगर कोई ऑटोमेटेड मशीन है उसको यूज़ नहीं करना आता, तो हम बोल सकते हैं कि वो उसको समझने में क्या करेगा, 3-4 दिन लगा देगा, 5 दिन लगा देगा, उसको आ ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको पता है कि अगर हायर लेवल ऑफ आउटपुट होगा और पर्टिकुलर एक स्किल्ड वर्कर है, अच्छा वर्कर है, तो वो ऑटोमेटेड मशीन का क्या करेगा, एफिशिएंट यूज़ कर पाएगा। तो जैसे जैसे उसको अलाउ किया गया उस पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करने के पार्ट में, तो वो स्पेशलाइज होता गया, और वो उसकी एफिशिएंसी या हम बोल सकते हैं इफेक्टिवनेस धीरे धीरे बढ़ती गई, और वो प्रोडक्शन में दिखने लग गई, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने लग गया, तो अपने आप क्या होगी, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। देखिए चाहे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो लेकिन आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, चाहे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है लेकिन आउटपुट क्या है, उससे ज़्यादा आना चाहिए। तो आउटपुट अगर उससे ज़्यादा आ गया तो हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट पर यूनिट कम ही हो रही है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर दोज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन आउटपुट रिजल्ट इन सेविंग ऑफ टाइम। तो एक तरीके से टाइम सेव होगा, क्यों, क्योंकि काम का आपने क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया, ये बोल रहा है। यूजुअली लॉस्ट इन गोइंग फ्रॉम वन वर्क टू अनदर। यूजुअली क्या होता था, जब एक वर्क से दूसरे वर्क में पार्ट जाता था तो लेबर क्या करता था, बहुत टाइम ले लेता था। लेकिन जैसे ही आपने काम का बंटवारा कर दिया तो आपका टाइम क्या हो गया, सेव हो गया। वो जनरली क्या हो गया, लेबर इकोनॉमीज, जिससे प्रोडक्शन जल्दी होने लग गया, जो कॉस्ट थी वो बच गई, जो टाइम सेविंग एक तरीके से, जो मैंने आपको बताया कि देखो अनस्किल्ड वर्कर है, 2 दिन लेता था, एक तो टाइम गया और 2 फर्नीचर बनाता था। लेकिन वो एक वर्कर जो स्किल्ड है वो एक दिन में 2 फर्नीचर बनाता है, तो 2 दिन में कितने बनाएगा, 4 फर्नीचर बनाएगा। तो टाइम सेव हुआ ना, कि 2 दिन में 2 फर्नीचर और 2 दिन में ही 4 फर्नीचर, इस तरीके से। फिर आपको बोल रखा है टेक्निकल इकोनॉमीज। जब भी टेक्निकल की बात करता है तो जनरली वो फिक्स कैपिटल मतलब मशीनरीज, इक्विपमेंट, टूल, इनसे रिलेटेड बोलता है। तो ये बोल रहा है कि जो मेन टेक्निकल इकोनॉमीज है वो किससे राइज होती है, मोर स्पेशलाइज एंड एफिशिएंट मशीन्स आर अवेलेबल जनरली फॉर लार्जर आउटपुट लेवल। देखिए आपने देखा होगा कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है उनकी क्या होती है, मशीन छोटी होती है तो उसके हिसाब से आउटपुट भी इतना निकलता है। लेकिन अगर हम बड़ी इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे तो वो लार्जर आउटपुट निकालती है, तो उस हिसाब से क्या है, स्पेशलाइज मशीन का यूज़ होता है और एफिशिएंट मशीन्स का यूज़ होता है। जो कि हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्शन जो छोटी मशीन है उसके कंपेरिजन में बहुत डबल भी निकाल सकती है। ये नहीं कि उतना ही निकाले, आप सोच रहे हो कि एक छोटी मशीन 1 लाख की है, वो 1000 यूनिट निकालती है, तो जो 2 लाख की मशीन होगी, 2 लाख रुपीज़ की होगी, तो वो 2000 यूनिट निकालेगी। ज़रूरी नहीं है, वो ज़्यादा ही निकाल सकती है। क्यों, क्योंकि उसमें एफिशिएंसी उतनी होगी, उसमें टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ज़्यादा हो सकता है। तो जब भी देखो आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज की बात करें तो ज़्यादातर आप इंटरनल में ही डालना। वैसे मैंने एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ में भी दे रखा है, लेकिन एग्जाम में जब भी आया है तो उसमें ऐसे लिखाया है, रिसोर्टिंग ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। इसका मतलब क्या है, टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी को अपनाना। तो वो कौन अपना रही है, फर्म। कौन अपना रही है, फर्म। फर्म क्या कर रही है, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पार्ट कर रही है जिससे वो टेक्निकल इकोनॉमी अपना रही है। जैसे हम किसकी बात करेंगे, एप्पल कंपनी की। तो वो जनरली क्या कर रही है, ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजिकल मशीनरी का यूज़ कर रही है जिसके थ्रू उसका प्रोडक्ट जो भी निकलता है, यानी जो भी मोबाइल फ़ोन निकलता है या जो भी और पर्टिकुलर वॉच निकलती है उसकी, या उसके टैब 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 भी बोल सकता हूँ, हाँ, तो वो भी निकलते हैं। इसके अलावा जो भी लैपटॉप वो प्रोड्यूस करती है तो दूसरों से थोड़े अलग ही होते हैं क्वालिटी वाइज।
तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं एक तरीके से कि अगर आप टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी अपना रहे हो तो वो किस में आएगा, आपका टेक्निकल इकोनॉमी। टेक्निकल इकोनॉमी मतलब प्रोडक्शन वाले पार्ट में। तो याद रखना, एक बार एग्जाम में आया था प्रोडक्शन इकोनॉमी से रिलेटेड, तो उस केस में आपको बताना था, या इंटरनल इकोनॉमी से रिलेटेड आया था तो आपको क्या बताना था, रिसोर्टिंग ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी। एक बार टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी आ चुका है तब भी आपने उसको किस में बताया, प्रोडक्शन इकोनॉमी में। ठीक, तो वो इंटरनल इकोनॉमी का ही पार्ट है कि आप खुद अपना रहे हो, एक फर्म खुद क्या कर रही है, पर्टिकुलर एफर्ट अपना रही है। उसी तरीके से आपको दूसरे पॉइंट में क्या बोल दिया कि अगर जनरली आप लार्ज साइज़ की मशीन खरीदोगे तो उसको सेटअप करने की कॉस्ट भी लगती है। तो आप देख सकते हो कि अगर 1 करोड़ की कोई मशीन है और उस पर 1 लाख की सेटअप कॉस्ट है, तो उस केस में क्या होगा, ये बोल रहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है लेकिन जो सेटअप कॉस्ट का प्रोपोर्शन है वो बहुत कम है। तो हम इकोनॉमी अचीव कर रहे हैं। 1 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 करके देख लेना, अराउंड 0.1 या 0.01% ही आएगा। 1 लाख अपॉन 1 करोड़ इंटू 100 करके देखना, 0.1 या समथिंग 0.01% आएगा। तो इसका मतलब क्या है, आप इकोनॉमी अचीव कर रहे हो, आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रही है, कम आ रही है। जनरली इसी तरीके से बोल दिया कि जैसे ही साइज़ बढ़ती है तो मशीन कॉस्ट डज नॉट गो अप प्रोपोर्शनेटली। इनफैक्ट इंजीनियरिंग में क्या रूल है, रूल ऑफ थंब बोलते हैं 0.60। इसका मतलब क्या है, अगर आपने अपने बिजनेस का स्केल 100% बढ़ाया, मतलब मशीनरीज ली, इक्विपमेंट लिए, तो 100% कॉस्ट लगी, सॉरी 100% क्या हुआ, स्केल बढ़ा, लेकिन जो कॉस्ट बढ़ी वो सिर्फ 60% बढ़ी, ये माना जाता है। ठीक है, यानी ये मान के चलो कि कोई पुरानी मशीनरी है, ये मान के चल रहा हूँ मैं, एक एग्जांपल नॉर्मल से दे रहा हूँ, पुरानी मशीनरी है, 1 लाख रुपीज़ की कॉस्ट लगती है उस पर अगर कोई भी हम आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपने कोई नई मशीन खरीदी तो इसका मतलब क्या, आपने साइज़ 100% बढ़ा दिया। अब मान लो कि पुरानी मशीन भी 1000 यूनिट निकालती थी और नई मशीन भी क्या कर रही है, आपकी 1000 यूनिट निकाल रही है। ठीक, और पुरानी मशीन पे 1 लाख लग रहे थे और नई मशीन पे भी 1 लाख लग रहे हैं, तो फिर तो क्या हो गया, गलत हो गया पार्ट आपका। क्यों, क्योंकि सिर्फ 1000 यूनिट निकाल पा रहे हो। तो उसमें जनरली बोल रहा है कि अगर आपकी नई मशीन के 1 लाख लग रहे हैं तो आप आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर पा रहे हो क्योंकि वो टेक्निकली एफिशिएंट है, ऐसा हो सकता है पार्ट। या हमने बोल दिया कि अगर हमने अपनी साइज़ 100% बढ़ाई है तो कॉस्ट 100% नहीं बढ़ रही, कॉस्ट सिर्फ कितनी बढ़ रही है उसकी, 60% ही बढ़ रही है। तो याद रखना कि आउटपुट आपका 2000 होना चाहिए, 3000 होना चाहिए, यानी कॉस्ट के कंपेरिजन में आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए, या जितना आउटपुट निकला उसके कंपेरिजन में कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे यही बात कर रहा है। फिर आपको बोल रहा है इन्वेंट्री इकोनॉमीज। इन्वेंट्री का मतलब जनरली क्या हो गया, ये बोल रहा है कि ये कब इकोनॉमी अकर होती है, जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ता जाता है तो आपकी जो रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ती जाती है। लेकिन ये बोल रहा है कि आउटपुट जिस प्रपोर्शन में बढ़ा है उस प्रपोर्शन में इन्वेंट्री की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कम बढ़नी चाहिए। मान लो इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट 10% बढ़ी है और आउटपुट आपका 20% हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट लगी है इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट की वो कम लगी है और आउटपुट आपका ज़्यादा निकला है। ठीक है, अब आपको दे रखा है दूसरा सेलिंग और मार्केटिंग इकोनॉमी का पार्ट। देखिए अब ये सिंपल पार्ट है, जब भी हम इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको क्या बोला, आपको कॉस्ट पर यूनिट कम करनी है, तो उसके लिए आप किसका फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, सेलिंग और मार्केटिंग फैक्टर का यूज़ कर रहे हैं। तो जनरली ये किससे रिलेटेड एसोसिएटेड है, ये बोल रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए फर्म का जो भी प्रोडक्ट है उसके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो जब भी हम सेलिंग की बात करते हैं तो क्या माइंड में आता है, एडवर्टाइजिंग का पार्ट आता है। इसके अलावा मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो मार्केटिंग का मतलब क्या हो गया कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे फैला रहे हो, तो मार्केटिंग में क्या रिसर्च कर रहे हो, पर्टिकुलर पार्ट आ गया। लेकिन इसके अलावा इसमें क्या बोल रखा है, इकोनॉमीज फ्रॉम स्पेशल अरेंजमेंट विद एक्सक्लूसिव डीलर। इसका मतलब वो आप जानते हो आफ्टर सेल सर्विस होती है। तो जैसे मेरी एक कंपनी है, मान लो कि ओप्पो कंपनी है, तो ओप्पो के खुद के सर्विस सेंटर बने हुए हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगती है। खुद के सर्विस सेंटर उसने बना रखे हैं कई जगहों पे, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट क्यों लग रही है, क्योंकि अलग से सेटअप करना पड़ेगा। पर मान लो कि ओप्पो के जो भी क्या है डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर बोल रहा हूँ, तो मान लो ए डिस्ट्रीब्यूटर है, बी डिस्ट्रीब्यूटर है और सी डिस्ट्रीब्यूटर। तो ओप्पो ने क्या बोल दिया कि जो आफ्टर सेल सर्विस है ना, सेल के बाद जैसे वारंटी देते हैं 1 ईयर की 2 ईयर की, तो आप क्या करो अपने ही सेंटर में उसको सही करवा दो। ठीक है, हम सेटअप नहीं कर रहे हैं, अपने ही सेंटर, और जो भी कॉस्ट लगेगी ना हम आपको दे देंगे। तो ओप्पो ने क्या फ़ायदा उठा लिया कि उन्होंने एक स्पेशल अरेंजमेंट कर दिया डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कि जो भी वारंटी का पीरियड है उसके दौरान जो भी आफ्टर सेल सर्विस करनी पड़ती है, ख़राब हो जाता है मोबाइल, तो वो आप सही कर लेना और जो भी कॉस्ट लगेगी उससे ज़्यादा फ़ायदा हम आपको दे देंगे। तो ओप्पो का फ़ायदा क्या हुआ, उसको अलग से सर्विस सेंटर खोलने नहीं पड़े, अलग से एम्प्लॉय को सर्विसेज के चार्जेस नहीं देने पड़े, यहाँ पे यही सेंटर कर रहे हैं पर्टिकुलर पार्ट। तो ये भी एक तरीके से आपकी क्या होगी, इकोनॉमीज़ का पार्ट बनेगा और आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम आएगी। एडवर्टाइजिंग इकोनॉमीज़ का मतलब क्या है, जनरली आप क्या करते हो, अखबार में, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन पे या टेलीविज़न या रेडियो पे क्या करते हो, एडवर्टीजमेंट देते हो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजिंग स्पेस एंड टाइम इंक्रीज लेस देन प्रपोर्शनेटली विद स्केल। इसका मतलब क्या हुआ,
एडवर्टाइजिंग के थ्रू आउटपुट ज़्यादा हुआ है और जो खर्चा है या जो कॉस्ट है वो कम आई है। सो दैट एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉल विद स्केल, मतलब आउटपुट ज़्यादा बढ़ा, कस्टमर तक रीच ज़्यादा हुई, कस्टमर ने हमारे प्रोडक्ट को देखा और ज़्यादा कंज्यूम करा, तो इसका मतलब क्या हुआ, आउटपुट ज़्यादा बढ़ा और डिमांड बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा, तो हमारी जो कॉस्ट है वो अपने आप धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्योंकि देखो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या मान के चलते हैं, फिक्स मान के चलते हैं। जैसे मेरा बिजनेस हो और मैं क्या सोचूंगा कि यार मुझे अखबार मैंने हर साल 3 लाख रुपीज़ की ऐड करनी है, तो वो एक तरीके से फिक्स हो गई। अब मुझे पता है कि उसके थ्रू कस्टमर बहुत सारे आते जा रहे हैं। जैसे मैं भी एडवर्टाइजिंग करता हूँ तो मैं तो फ्री की करता हूँ ना, मैं किधर करता हूँ, यूट्यूब पे करता हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को पैसा दे दिया और बोल दिया कि आप मेरी एडवर्टाइजिंग करो, उसके थ्रू आप जैसे कस्टमर या क्लाइंट मैं बोल सकता हूँ वो जनरेट हो रहे हैं, तो मेरी क्वांटिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ी, लेकिन साथ में क्या है, मेरा आउटपुट भी एक तरीके से बढ़ गया। तो यहाँ पे बताया कि 3 लाख अपॉन जैसे अपन आउटपुट करेंगे तो एवरेज फिक्स कॉस्ट वैसे भी डाउन होती रहती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट होगी वो धीरे धीरे आउटपुट बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी पर यूनिट की। ठीक है, तो जैसे जैसे एडवर्टाइजिंग बजट हम क्या कर रहे हैं, अभी बढ़ा नहीं रहे, हमारा फिक्स कॉस्ट का पार्ट ही है। तो जैसे ही लार्जर आउटपुट होगा तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, स्मॉलर होगी। एक ये बेनिफिट मिल गया। दूसरा मैंने आपको देखो स्पेशल अरेंजमेंट बता दिया, पूरा का पूरा सेम वही है। फिर तीसरा आपको दे रखा है मॉडल चेंज इकोनॉमीज का पार्ट। अब आपको पता है मैं पर्टिकुलर पीडीएफ का पूरा पार्ट क्यों नहीं रीड करा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा पार्ट, इसलिए। और नॉर्मल पार्ट है। देखो मॉडल चेंज इकोनॉमीज का मतलब क्या है, आपको पता है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे बदलती जाती है। आपको पता है चेंजिंग एनवायरनमेंट है, तो डिमांड कस्टमर की बदलेगी। ठीक है, इसके अलावा राइवल फॉर्म भी है, आपको पता है कॉम्पिटिटर फॉर्म भी है, वो भी जनरली जैसा पार्ट करेगी आप भी उसको फॉलो करने की करोगे। तो उस केस में क्या होगा, आपको अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट पे ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, नई मशीनरी नए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, नए मटेरियल चाहिए होंगे। तो जैसे ही आप वो हायर करोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका आउटपुट बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होगी। तो इसे हम बोलते हैं मॉडल चेंज इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आप अपना क्या कर रहे हो, बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग चेंज करते जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपका आउटपुट भी बदलेगा। आप सपोज करो पुरानी सोच रख रहे हो और आप अपना आउटपुट चेंज नहीं कर रहे हो, तो आपका आउटपुट कम ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि कस्टमर डिमांड ही नहीं करेगा और आपका पुराना प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं। आपको नए के हिसाब से चलना है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने पड़ेंगे, नए मटेरियल हायर करने पड़ेंगे, नए इक्विपमेंट हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, आप फैशन इंडस्ट्री की बात कर रहे हो तो नए नए क्लोथ्स आते जाते हैं, तो उन्हें उन हिसाब से क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से मशीनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पार्ट करना पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पे भी दे रखा है आपको थर्ड मैनेजरल इकोनॉमीज का पार्ट। अब देखिए हमेशा याद रखना कि अगर लेबर एफिशिएंट हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट हो। अगर आपको पता है कि देखो एक ही मैनेजर सारा काम करेगा, आपने सेंट्रलाइज अप्रोच रख दी क्योंकि आपने अपने बिजनेस का स्केल भी बढ़ा दिया, यानी आउटपुट बढ़ा रहे हो, बिजनेस का साइज बढ़ा रहे हो, तो उस केस में आपको क्या कर रहे हो, आप अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और ज़्यादा एरिया में एक्सपांड कर रहे हो, नॉर्थ एरिया, साउथ एरिया, ईस्ट एरिया, वेस्ट एरिया। तो आपको इस हिसाब से मैनेजर भी तो अपॉइंट करने चाहिए, तभी जाके तो क्या होगा, एक तरीके से वो पर्टिकुलर मैनेजर उसी पर्टिकुलर वर्क को बार बार करता रहेगा और स्पेशलाइज होता जाएगा, जिससे एक तरीके से वर्क एफिशिएंट होता जाएगा। लेकिन अगर आपने एक ही मैनेजर अपॉइंट करा और वो सारे एरिया का काम कर रहा है तो वर्कलोड बढ़ जाएगा और इसकी इनएफिशिएंसी दिखने लग जाएगी। इनएफिशिएंसी दिखेगी तो कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगी, न कि कम होगी। तो ये कम होने का पार्ट हमें कम करना है, न कि हमें बढ़ाना है। ठीक, तो इसलिए आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स के लिए सेल्स मैनेजर, पर्सनल ये बोल रहा है पर्सनल मतलब एचआर के लिए ह्यूमन रिसोर्स के लिए एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाते हैं। फिर आपको बोल दिया मैकेनाइजेशन इकोनॉमीज़। इसका मतलब जनरली होता है कि देखो आजकल कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया है। तो मैकेनाइजेशन इकोनॉमीज़ का मतलब क्या हो गया कि जो भी पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करनी होती है, तो ये थोड़ी आप क्या करते हो कि लेटर भेजते हो, तो जनरली उसमें कंप्यूटराइज सिस्टम का यूज़ होने लग गया है। अगर कोई एफिशिएंट मैनेजर होगा, उसकी सारी की सारी नॉलेज जो भी होगी वो किसके फॉर्म में होगी, कंप्यूटराइज फॉर्म में होगी। तो इन्फॉर्मेशन का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरी डिपार्टमेंट में आसानी से जा रहा है। तो हाई डिग्री ऑफ मैकेनाइजेशन की वजह से, यानी मैनेजरल इंफॉर्मेशन सिस्टम की वजह से, जो कॉस्ट है इन्फॉर्मेशन की वो आराम से दूसरे के पास पहुंच पा रही है और जो कॉस्ट है इन्फॉर्मेशन की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक, फिर आपको फोर्थ पार्ट दे रखा है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज़ का। देखिए हाँ, एक और मेरे को याद आ गया कि जैसे क्या होता है कि अगर बल्क में बाय करते हो ना, बल्क में रॉ मटेरियल आपने बाय कर दिया तो आपको पता है सस्ता मिल रहा है। सस्ता मिल रहा है तो क्या होगा, आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम निकलेगी, क्योंकि आपको पता है कि वो सस्ते में मिला है, रॉ मटेरियल जो भी मिला है, जो भी इनपुट आपका लगा है, क्योंकि वो आउटपुट में काम आएगा।
तो सीधी सी बात है, रॉ मटेरियल अगर बल्क में खरीदोगे उसको आप बोलते हो बल्क बाइंग इकोनॉमीज। क्या बोलते हो? बल्क बाइंग इकोनॉमीज। अगर आपको नहीं दे रखा बल्क बाइंग अलग से लिस्ट 1 लिस्ट 2 या क्वेश्चन में जो पास्ट ईयर के एमसीक्यूज भी देखोगे उसमें नहीं दे रखा था, तो उस केस में वो किस में आएगा? मार्केटिंग वाले पार्ट में आएगा। याद रखना किस में आएगा? मार्केटिंग वाले पार्ट में आएगा। तो जब भी आप लार्ज मटेरियल परचेज करते हो या लार्ज इनपुट परचेज करते हो तो वो किस में आता है? मार्केटिंग या सेल्स वाले पार्ट में आ जाता है, याद रखना। और जब भी आप टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की बात करते हो, एडवांटेज की बात करते हो, तो किस में आता है? प्रोडक्शन इकोनॉमीज में। और अगर आपको प्रोडक्शन नहीं दे रखा है, इंटरनल एक्सटर्नल दे रखा है, तो किस में डालना है आपको? इंटरनल में। एक्सटर्नल में जनरली हम क्या डालेंगे? अगर टेक्नोलॉजिकल नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री बोल रखा हो, फर्म नहीं बोल रखा हो, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज बोल रखा है नॉर्मल, या आपको बोल रखा है कि रिसॉर्टिंग ऑफ टेक्निकल एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, तो इसका मतलब वो एक फर्म अपना रही है। तो जब भी हम फर्म की बात करेंगे या अज्यूम करेंगे तो वो इंटरनल में आएगा। लेकिन अगर अलग से दे दे कि वो इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो उसे हम क्या करने, उसे हमें किस में डालना पड़ेगा? एक्सटर्नल इकोनॉमीज में डालना पड़ेगा, क्योंकि उससे सारी फर्म्स को फ़ायदा होगा। ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज, ये भी देखो फर्म खुद के एफर्ट से कर रही है। कैसे? मान लो कि अगर आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी आपने बनाया दूसरी जगह पहुंचाना है, जहां पे भी आपका कस्टमर ने ऑर्डर दिया, तो अगर आपको पहुंचाना है तो आप किसकी हेल्प लोगे? ट्रांसपोर्ट एजेंसी की, क्योंकि ट्रैक्टर आपके पास, ट्रैक्टर बोल रहा हूँ, आपके पास लोडिंग ट्रक जो भी है वो नहीं है। ठीक है, लोडिंग टेम्पो नहीं है, लोडिंग ट्रक नहीं है, तो आप एक पर्टिकुलर एजेंसी की मदद लोगे। वो एजेंसी क्या करेगी? आपके पर्टिकुलर गुड्स को पहुंचाने का काम करेगी और आपसे क्या ले लेगी? कैरिज ले लेगी या जो भी रेंट है उसका ले लेगी पर्टिकुलर। तो क्या पता आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो, क्या पता आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही हो रेंट में, तो आपने क्या सोचा? यार खुद के ही ट्रक या खुद के ही टेम्पो खरीद लेते हैं। तो वो किसको सोचना है? आपको सोचना है। अगर आपको लग रहा है कि खुद के ट्रक खरीद रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट, डेप्रीशिएशन रेंट से कम आएगी तो आपका फ़ायदा है। अगर मेंटेनेंस की कॉस्ट और डेप्रीशिएशन रेंट से ज़्यादा आ रहा है तो आपका नुकसान है। तब आप क्या सोचोगे? यार रेंट पे ही लेना सही है, तो वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे इसी तरीके से बोल रखा है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या हुआ? जब भी आप रॉ मटेरियल खरीदते हो तो कहीं ना कहीं गोडाउन में रखोगे, तो उसकी स्टोरेज कॉस्ट कितनी लग रही है, उसको सुपरवाइज करने की कॉस्ट कितनी लग रही है। तो जिस हिसाब से हमारा आउटपुट बढ़ा है उसके कंपेरिजन में जो कॉस्ट होनी चाहिए वो कम होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारा आउटपुट बढ़ा है उसके कंपेरिजन में जो कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए। जिस हिसाब से हमारा गोडाउन बढ़ा है, ठीक है, हमने और गोडाउन ले लिया, तो जितना हमारा सरफेस एरिया बढ़ा है गोडाउन का उसके कंपैरिजन में जो आउटपुट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए। तब जाके हम क्या बोलेंगे कि इन फैक्टर के थ्रू हमें फ़ायदा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, स्टोरेज के थ्रू। तो एक बार आप देख लेना, जनरली ट्रांसपोर्ट में क्या बोल रखा है? प्रोडक्शन साइड के हिसाब से मतलब आपको किसकी ज़रूरत होती है? रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो रॉ मटेरियल पर आपका क्या लगता है? भाड़ा लगता है, कैरिज लगता है मंगवाने का। तो क्या पता आपने अपने ट्रक के थ्रू, अपने टेम्पोज के थ्रू मंगा दिया तो आपकी कॉस्ट कम लग रही हो। जैसे देखो ऑयल कंपनीज क्या करती है? खुद के टैंकर रखती है, खुद के टैंकर्स रखती है, तो वो एक तरीके से किस में आएगा? ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज इकोनॉमीज में। क्यों? क्योंकि उनको रेंट नहीं देना पड़ता, वो उनका खुद का टैंकर है। अगर वो किसी और से टैंकर हायर करती तो किराया देना पड़ता, अब देना नहीं पड़ेगा। तो एक बार आप देख लेना, नॉर्मल पार्ट है, तभी मैंने आपको समझा दिया। लास्ट आपका फाइनेंशियल इकोनॉमीज है। देखो अगर आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आराम से जो बैंक है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपको लोन प्रोवाइड करने ही करेगी, क्योंकि बैंकों को भी क्या लगता है? यार ये बिजनेस बड़ा है तो उस केस में इसका आउटपुट बड़ा होगा तो हमें बेनिफिट ज़्यादा देगा, ये हमसे लोन ज़्यादा ले रहा है, तो ज़्यादा लोन ले रहा है तो हम इसको क्या करेंगे? लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन दे देते हैं। तो बड़ी फर्म्स को आसानी से क्या मिल जाता है? लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, जबकि छोटी फर्म को बहुत मुश्किल होता है और रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे लोन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मान के चलो हायर रेट पे ही मिलता है छोटी फर्म्स को, और बड़ी फर्म को क्या मिलता है? लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। ठीक है, अब आपको बताया कि लोअर इंटरेस्ट रेट पे लोन मिला। लोन एक तरीके से किसका काम करेगा? कैपिटल का। इस कैपिटल को आपने अपने बिजनेस के स्केल को या बिजनेस की साइज को बढ़ाने के लिए काम में लिया, यानी आउटपुट बढ़ाने के लिए। आउटपुट बढ़ा तो एवरेज टोटल कॉस्ट क्या आई? कम आई। समझ गए? इस तरीके से होती है फाइनेंशियल इकोनॉमी। इसी तरीके से एक रिस्क बियरिंग इकोनॉमी भी होती है। क्या होती है? रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज भी होती है। इस तरीके से बहुत सारे आ जाते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं से पर्टिकुलर पार्ट मिल रहा है तो ज़रूर पढ़ते रहिए, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं काम में आ जाता है। मैंने तो मोस्ट जो है वो कवर कर दिए ताकि एग्जाम में आने के चांस हो सकते हैं। अब देखिए एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात कर रहा है, तो इसमें जनरली मैं ऊपर ऊपर से आपको रीड कराऊंगा, अंदर पीडीएफ आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि सिंपल पार्ट है। आप एक बार रीड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जनरली क्या बोल रहा है? जो भी एक्सपांशन होगा वो सारी इंडस्ट्री का एक्सपांशन होगा, जिसके थ्रू इंडिविजुअल फर्म को भी फ़ायदा मिल जाएगा। तो एक पर्टिकुलर फर्म के लिए नहीं है, सारी फर्म्स के लिए, क्योंकि जैसे इंडस्ट्री का एक्सपांशन हुआ तो जो उसका फ़ायदा है वो सारी फर्म्स को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या बात कर रहा है? सबसे पहले
कि आपको अगर इंडस्ट्री का एक्सपांशन हुआ तो रॉ मटेरियल चीप मिलेगा और कैपिटल इक्विपमेंट भी आसानी से मिलने लग जाएंगे, मतलब मशीनरीज या जो भी पार्ट है वो आपको चीपर मिलेगा। आपको पता है कि अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो और आपको रॉ मटेरियल सस्ते में अवेलेबल हो रहा है, मशीनरीज आपकी सस्ती आ रही है, तो उस पर जो कॉस्ट लग रही है, डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो वो कम ही लगेगा। उस पर जो मेंटेनेंस का पार्ट है वो नहीं लगेगा शुरू में, या हम बोल सकते हैं कम लगेगा। तो लोअर कॉस्ट पे आपका प्रोडक्शन होगा, तो प्राइसेस जो होगी एक तरीके से आपकी जो भी गुड्स की प्राइसेस है वो भी एक तरीके से ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, वो भी सही सही रहेगी और आपको बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि लोअर प्राइसेस पे आपको गुड्स या मशीनरी जो भी है वो अवेलेबल हो रही है। दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज। एक्सटर्नल देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि एप्पल खुद के क्या कर रहा है, पर्टिकुलर टेक्निकल एफिशिएंसी लेके आ रहा है, तो वो इंटरनल का पार्ट है, क्योंकि वो खुद क्या कर रहा है, एक तरीके से टेक्नोलॉजिकल नॉलेज गेन कर रहा है। यहाँ पे जो आपको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज मिल रही है वो किससे मिल रही है, दूसरी फर्म से। आपको पता है ना, कई कंपनियां क्या करती है, खुद ही मशीनरीज बनाती है, फिर वो प्रोवाइड करती हैं। आप एक इंडस्ट्री हो, क्लॉथ इंडस्ट्री हो, आप सीमेंट स्टील इंडस्ट्री हो, आपको जो भी मशीनरी रिक्वायरमेंट है आप खुद थोड़ी बना रही हो, आप कहीं से परचेज कर रही हो, ऐसा भी तो होता है। तो जनरली जो मशीनरीज बना रही हैं वो क्या कर रही हैं, दूसरी फर्म को प्रोवाइड कर रही हैं। तो अगर इन फर्म को प्रोवाइड हो रहा था वो किसके थ्रू हो रहा है, इंडस्ट्री के, क्योंकि ये फर्म्स धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। सारी फर्म्स ग्रो कर रही है, मतलब इंडस्ट्री एक्सपांड हो रही है। इंडस्ट्री एक्सपांड होगी तो उनको नई टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत महसूस होगी, तो वो कौन देगी, जो भी ये बना रही है प्रोडक्ट, ठीक है। तो वैन एन एंटायर इंडस्ट्री एक्सपांड, न्यू टेक्निकल नॉलेज इज डिस्कवर्ड लीडिंग टू न्यू एंड इम्प्रूव्ड मशीनरी फॉर द सैड इंडस्ट्री। तो इन इंडस्ट्री यानी क्लोथ इंडस्ट्री के लिए नई नई मशीनरी डेवलप होगी जो कि कोई पर्टिकुलर कंपनी बनाएगी। This changes the technological coefficient of production and enhance the productivity of the firm in the industry। धीरे धीरे क्या होगा, इंडस्ट्री में जो भी क्लोथ बिजनेस है वो जो भी उसको मटेरियल अवेलेबल, जो भी मशीनरीज अवेलेबल होगी, उसके थ्रू उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ने से क्या होगी, कॉस्ट जो भी होगी वो कम होगी। फिर आपको बोल रखा है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्ड लेबर। देखो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मान लो कि स्किल्ड लेबर कैसे मिलेंगे। अगर आप एक फर्म की बात कर रहे हो तो सारी फर्म्स में जो भी वर्कर काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपीरियंस गेन करते जाएंगे, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस जो भी होंगे उनका यूज़ करेंगे, किसमें, प्रेजेंट में। अब उन्हें पता है कि उन्हें एक्सपीरियंस मिल गया है, तो दूसरी इंडस्ट्री को, दूसरी फर्म्स को भी रिक्वायरमेंट होगी पर्टिकुलर वर्कर की, तो आराम से आपको स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनका डेवलपमेंट धीरे धीरे हो चुका है, उन्होंने धीरे धीरे गेन कर लिया। कैसे, क्योंकि हायर लेवल ऑफ आउटपुट उन्होंने जनरेट किया, तो उसके लिए डिसीजन मेकिंग की अप्रोच भी चाहिए होगी। तो पर्टिकुलर प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ये बोल रहा है। इसके अलावा आपको पता है कि ट्रेनिंग सेंटर भी धीरे धीरे डेवलप होते जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आते जाते हैं, तो उस केस में एक्सटर्नल इकोनॉमीज आई जाती है। देखिए जैसे आपने वो सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वो कैसे आया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट। आपको पता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, या हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो भी टेक्निकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, या आप है ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वो धीरे धीरे डेवलप होती गई। तो उस हिसाब से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो भी बढ़ते गए और वहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट महसूस हुई। जैसे ही इंडस्ट्री एक्सपांड हुई तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने वो कोर्सेज भी अपने अंदर ले लिए और ट्रेनिंग सेंटर भी डेवलप हो गए, जहाँ पे धीरे धीरे लेबर क्या हो गए, स्किल्ड होने लग गए, डेवलप होने लग गए। इसके अलावा आपको पता है कि पुराना बिजनेस है, वहाँ पे लेबर काम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उन्हें एक्सपीरियंस मिलता जा रहा है। जब नए बिजनेस में कहीं पे वो जाएंगे तो आराम से वो पहले से ही स्किल्ड है, तो उन्हें कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे बोल दिया दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर विच इन टर्न हैज़ ए फेवरेबल इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो अपने आप आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसी तरीके से आपको बोल दिया ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज। इसमें जनरली आप एग्जांपल ऐसे बोल सकते हो, देखो जैसे कार कंपनी है, अब कार कंपनी सारी चीज़ें तो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करेगी, मान लो डिज़ाइनिंग का काम किसी और को दे दिया, या चलो डिज़ाइनिंग खुद करती है, तो टायर्स जो भी होते हैं, टायर्स जो भी बनते हैं वो किसी और से परचेज करती हो, तो यहाँ पे क्या बोल दिया, या इंजन किसी और से परचेज करती हो, ठीक। तो यहाँ पे ये बोल दिया कि व्हेन ए सर्टेन इंडस्ट्री एक्सपांड मैनी एंसिलरी इंडस्ट्री स्टार्ट स्पेशलाइजिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, टूल, मशीनरी एट्सेट्रा। तो टायर कंपनी क्या करेगी, उस कार कंपनी को टायर्स प्रोवाइड करेगी, तो वो एंसिलरी इंडस्ट्री हो गई। दीज एंसिलरी इंडस्ट्री ऑफर द मटेरियल मशीनरी एट लो प्राइसेस। तो कार कंपनी को पता है कि बहुत सारी टायर इंडस्ट्री है, उसमें से वो बेस्ट चुन सकती है। बहुत सारी टायर्स फर्म है, तो किसी भी टायर फर्म को हायर कर सकती है जहाँ पे उसको लो प्राइस पे वो मटेरियल अवेलेबल हो रहा है। सिमिलरली सम एंसिलरी इंडस्ट्री आल्सो स्टार्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री वेस्ट निकालती है तो वो एंसिलरी इंडस्ट्री क्या करेगी, उनकी हेल्प से बाय प्रोडक्ट निकालेगी, मतलब कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकाल लेगी जो कि एक यूज़फुल प्रोडक्ट के थ्रू बन जाएगा, यूज़फुल प्रोडक्ट के फॉर्म में बन जाएगा, ये बोल रहा है। ओवरऑल इट लीड्स टू अ लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन।
फिर ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग फैसिलिटी अच्छी हो रही है, तो आपको पता है कि प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह आराम से जल्दी पहुंच पा रहा है। मार्केटिंग फैसिलिटी बहुत धीरे 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 सुधरती जा रही है, तो उस केस में क्या हो रही है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होती जाएगी। तो जैसे इंडस्ट्री एक्सपांड होती है तो इंडस्ट्री के थ्रू फर्म को भी बेनिफिट मिलता है, ये पर्टिकुलर बोल दिया। तो ये था एक्सटर्नल। ठीक है, अब आप कह रहा है इंटरनल डिसइकोनॉमी और एक्सटर्नल डिसइकोनॉमी। देखिए यहाँ तक थे आप इकोनॉमीज़ में, जैसे कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई तो आप डिसइकोनॉमी, मतलब आपने अपना आउटपुट बढ़ाया लेकिन यहाँ तक ही, इसके बाद आउटपुट मत बढ़ाओ। ठीक, तो जनरली इंटरनल डिसइकोनॉमीज़ की जब भी आपको बात करेगा तो उसमें क्या बोलेगा कि अगर आपने इस पर्टिकुलर जो आउटपुट है, इस पर्टिकुलर आउटपुट के लेवल से ज़्यादा आउटपुट बढ़ा दिया, मतलब ये आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी को डिनोट कर रहा था, ऑप्टिमम आउटपुट, अगर इससे ज़्यादा आपने आउटपुट कर दिया तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट बढ़ जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, डिस इकोनॉमी। क्या बोलेंगे, अब उसमें इंटरनल का मतलब क्या हो गया, जो आपने इंटरनल इकोनॉमीज़ देखे उसका उल्टा कर दो, जैसे मैनेजमेंट एफिशिएंट था उसका उल्टा कर दो इनएफिशिएंट। टेक्निकल आपको क्या मिल रहे थे, एडवांटेज मिल रहे थे, उसकी जगह डिफ़िकल्टीज़ कर दो। ठीक, मार्केटिंग इकोनॉमीज थी, डिस इकोनॉमी कर दो। प्रोडक्शन इकोनॉमी थी, डिस इकोनॉमी कर दो। सीधी सी बात है। तो मैं ऊपर ऊपर से एक बार आपको पढ़ा देता हूँ, आप अंदर एक बार पढ़ के देख लेना, सिंपल पार्ट है। देखिए अब क्या बोल रहा है, सबसे पहला इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। अब इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, आपने बोला सर अभी तो मैनेजमेंट एफिशिएंट था, लेकिन देखिए अगर आप अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन यहाँ तक तो बढ़ा दिया, अब आपने सोचा कि यार, और जैसे मान लो कि मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको पिछले वीडियोस में, जिसमें मैंने शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट बनाए थे, फिर मैंने लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पार्ट, यानी टेंजेंट करता हुआ, यहाँ पे टच नहीं कर रहा, याद रखना टच करेगा, तो वो टच करता हुआ मैंने पार्ट बनाया था और ये बना। तो यहाँ पे मैंने बताया था कि आप 500 यूनिट पे एक तरीके से एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आपकी कम आ रही है, समथिंग ऐसे ही था कुछ, या 600 यूनिट पे, फिर आपने 800 यूनिट करा, फिर आपने 1000, तो आप वहाँ क्यों नहीं गए, क्योंकि आपकी कॉस्ट पर यूनिट बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इनएफिशिएंट मैनेजमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि मैनेजमेंट सारा पार्ट हैंडल नहीं कर पा रहा इतना सारा। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या तो स्किल्ड वर्कर बढ़ाना पड़ेंगे। अब स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है, स्कैरसिटी है, तो स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज होने के कारण आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में आपने सोचा कि हम आउटपुट बढ़ा देंगे, लेकिन आपको अनस्किल्ड वर्कर रखने पड़ गए या सेमी स्किल्ड वर्कर रखने पड़ गए, जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन इतना नहीं कर पाए और कॉस्ट आपकी ज़्यादा लग गई। ठीक, तो हम क्या बोलेंगे, जो कॉस्ट पर यूनिट है कम होने की जगह बढ़ती गई, तो वो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी पे उसका फ़र्क पड़ गया। फिर आपको टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की बात कर रहा है, तो देखो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक टेक्निकल इकोनॉमीज रहती है, लेकिन उसके बाद एक तरीके से वो डिस इकोनॉमीज़ में इमर्ज हो जाती है। इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट है, उसकी ऑप्टिमम कैपेसिटी कितनी है, 1 मिलियन किलोवाट ऑफ पावर। उस पर्टिकुलर प्लांट को यूज़ करके अगर उससे ज़्यादा निकालना चाहेगा तो उसके बाद में एफिशिएंसी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, ख़त्म होती जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या पता टीयर वियर बहुत ज़्यादा हो जाए, मशीन ब्रेक डाउन करने लग जाए। आपको पता है ना कि अगर हम एक कैपेसिटी से ज़्यादा क्या करते हैं, किसी पावर का यूज़ करते हैं मशीनरी का, तो वो गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है। तो क्या पता उसके ख़राब होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर ऑप्टिमम पॉइंट से ज़्यादा उसको क्या करोगे, आप यूज़ करोगे, तो टेक्निकल इकोनॉमीज स्टॉप हो जाएगी और टेक्निकल डिस इकोनॉमीज की तरफ पहुंच जाएगी। तो मतलब 1 मिलियन किलोवाट ऑफ पावर ही वो निकाल सकती है, उसे बोलेंगे टेक्निकल इकोनॉमीज। यहाँ तक रुक जाओ, लेकिन आप उसको और यूज़ करते जा रहे हो प्लांट को, तो आप सोच रहे हो नहीं 1.2 मिलियन निकलेगा, 1.3 निकल तो गया, लेकिन वो मशीनरी ख़राब हो गई, ब्रेक डाउन हो गया, टूट फूट हो गई, उस पर कुछ टीयर वियर हो गया। ठीक है, या हम बोल सकते हैं मेंटेनेंस के कॉस्ट ज़्यादा लग गए उसमें, तो वो टेक्निकल डिस इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा हो गई और आउटपुट क्या निकल रहा है, आपने जो सोचा था उसके हिसाब से निकला नहीं, या निकला लेकिन कॉस्ट ज़्यादा निकल गई, ऐसा हो गया। फिर आपको प्रोडक्शन डिस इकोनॉमीज़ की बात कर रहा है, तो देखो प्रोडक्शन डिस इकोनॉमीज़ कैसे होगी, जैसे ही फर्म एक्सपांड होगी, तो ये बोल रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट बाद, तो फर्म की साइज़ हमने बोला कि ऑप्टिमम यहाँ थी, लेकिन आपने सोचा कि और बढ़ेगी, तो आपके पास जो फैक्टर थे वो एफिशिएंट रहे नहीं। जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि मैनेजमेंट, तो वहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब भी प्रोडक्शन की बात करोगे तो लेबर ले लेना एग्जांपल में, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर लेबर स्किल्ड लेबर थे तो वो आपको पता है कि स्किल्ड लेबर तो यहाँ तक काम ही आ गए ना, तो कॉस्ट पर यूनिट कम हो गई। लेकिन उसके बाद आप सोच रहे हो कि स्किल्ड लेबर और हमारे पास मिल जाएंगे, नहीं, तो वो स्किल्ड लेबर की एक तरीके से बोल रहा है स्कैरसिटी है, लिमिटेड है, वो लिमिटेड है, शॉर्टेज है। वैसे ही यहाँ पे मैनेजमेंट की शॉर्टेज बता रहा था, यहाँ पे किसकी बता रहा है, लेबर की शॉर्टेज बता रहा है। तो जो भी फैक्टर है आपको पता है एफिशिएंट नहीं है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो भी मटेरियल हमें अवेलेबल हो रहा है वो हमें मिल तो क्वांटिटी में रहा है लेकिन उसकी क्वालिटी घटिया है, तो क्या पता हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन डिस इकोनॉमी का पार्ट। फिर आपको बोल रखा है मार्केटिंग डिस इकोनॉमी। मार्केटिंग डिस इकोनॉमी का मतलब ये है कि आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किए,
लेकिन एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई और जो आउटपुट निकला उसके कंपेरिजन में वो कम निकला। ठीक है, इसी तरीके से बोल दिया जो मार्केटिंग के आपने खर्चे किए थे, मार्केटिंग के खर्चे मतलब मार्केटिंग रिसर्च पे जो खर्चे किए, इसके अलावा मार्केटिंग के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हो गए या सेल्समैन हो गए, आप ऐसे बोल सकते हो ना, उनको आपने जो भी सैलरी कमीशन ही प्रोवाइड किया तो वो बहुत ज़्यादा दे दिया और उसके कंपेरिजन में जो आउटपुट निकला वो कम निकला, स्केल कम बढ़ा और खर्चा ज़्यादा हो गया, तो मार्केटिंग डिसइकोनॉमीज। फाइनेंशियल डिसइकोनॉमीज का मतलब ये होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर आउटपुट के लेवल से ज़्यादा अगर अपना आउटपुट बढ़ा रहे हो तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि उस केस में आपका इंटरेस्ट का चार्जेस क्या पता ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया। आप पूरा का पूरा किस पे डिपेंड हो गए? एक्सटर्नल फाइनेंस पे डिपेंड हो गए। तो उस केस पे जो कैपिटल जो आपने अरेंज करी, यानी जो आपने लोन अरेंज किया, उस पर जो इंटरेस्ट का पार्ट है टोटल अमाउंट ज़्यादा निकल रहा है। चाहे आपको लोअर रेट पे इंटरेस्ट मिला हो, लेकिन टोटल जो इंटरेस्ट है अमाउंट के फॉर्म में वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है कंक्लूड करते हुए जनरली क्या है, डिसइकोनॉमीज इमर्ज बियॉन्ड एन ऑप्टिमम स्केल। तो ऑप्टिमम स्केल मतलब जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपेसिटी, जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है और आउटपुट क्या आ रहा है अपना मैक्सिमम आ रहा है, या ऑप्टिमम बोलते हैं जिसको। द इंटरनल डिसइकोनॉमीज लीड टू राइज इन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन कॉन्ट्रास्ट टू इंटरनल इकोनॉमीज विच लोअर द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी इंटरनल डिसइकोनॉमीज होगी वो एवरेज कॉस्ट को बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी, और जो इकोनॉमी होगी वो कम करेगी। ठीक है, अब आपको दे रखा है एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। सिंपल नॉर्मल पार्ट है। अगर आपने एक्सटर्नल इकोनॉमीज का पार्ट देख लिया तो उसके हिसाब से ही देख लो। जैसे मैंने बोला था चीपर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है, लेकिन आपको पता है कि अगर रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ गई तो उस केस में क्या होगा, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने लग जाएगी, जिससे आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री में जैसे ही रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ी तो लोगों को पता चला कि डिमांड बढ़ी है, तो अब वो जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं वो गुड्स की क्या कर देंगे, प्राइसेस बढ़ा देंगे। क्योंकि सप्लाई कब बढ़ाते हैं वो, जब प्राइसेस बढ़ रही है, तो प्राइसेस बढ़ा के वो ज़्यादा बेनिफिट करने की कोशिश करेंगे, और नुकसान किसका होगा, जो खरीदेगा। तो जैसे हमारे जैसे आदमी अगर रॉ मटेरियल खरीदेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो यहाँ पे जनरली डिसएडवांटेज की जो भी बात करता है वो किसकी बात करता है कि जब भी ओवर प्रोडक्शन हुआ, जब भी ओवर प्रोडक्शन हुआ उसके थ्रू क्या होगा, हमेशा फर्म्स बहुत सारी मार्केट में आ जाएगी। देखो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ पे अगर चीपर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज आपको मिल रहे हैं, बहुत सारे एजुकेशनल ट्रेनिंग सेंटर खुले हुए हैं, तो दूसरी फर्म्स भी क्या होगी, अट्रैक्ट होगी। नई फर्म्स आएगी तो धीरे धीरे क्या होगी, इंडस्ट्री बड़ी होती जाएगी। तो वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, नई फर्म भी क्या करेगी, रॉ मटेरियल की डिमांड करेगी। जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है उसको पता है कि रॉ मटेरियल एक तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है, तो वो प्राइसेस बढ़ा देगा, तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसलिए क्या बोल रहा है कि जब भी ओवर प्रोडक्शन की बात करेगी, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, डिसएडवांटेज दैट अराइज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फॉर्म इन एन इंडस्ट्री लीडिंग टू ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा आपने प्रोड्यूस कर दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट फिर क्या होगी, ज़्यादा आएगी। इसी तरीके से ये बोल रहा है कि लेबर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जो भी स्किल्ड वर्कर है। अब स्किल्ड वर्कर को पता है कि हमारी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई, हमारी डिमांड ज़्यादा हो गई, तो वो वेजेस बढ़ा देंगे अपनी, यानी अपनी सैलरी बढ़ा देंगे। तो कंपनीज़ की या फर्म्स की क्या होगी, एक तरीके से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। इसी तरीके से ये बोल दिया कि जब भी इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ग्रो करती है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आएगी। अब गवर्नमेंट क्या बोलेगी, आपको खुद को ही वेस्ट को डिस्पोज करना है, अगर आप नहीं करोगे तो आपको पेनल्टीज लगेगी, ये लगेगी। तो उस केस में कंपनीज क्या करेगी, खुद के रिसाइकलिंग मेथड या वेस्ट डिस्पोजल के मेथड यूज़ करेगी, तो वो भी एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो कॉस्ट पर यूनिट किस पे आएगी, वो आउटपुट पे आएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि अगर वेस्ट डिस्पोजल या रिसाइकलिंग मेथड्स को यूज़ करा तो उसका बहुत ज़्यादा खर्चा लगा। उस खर्चे को, एक्सपेंडिचर को कहाँ पे डिनोट किया, क्वांटिटी में, विच इंक्रीजेज लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये पार्ट आ गया। तो जो भी पॉलिटिकल वेस्ट निकलते हैं या जो भी एयर पोल्यूशन या जो हो रहा है उसको रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर मेथड्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो उसके लिए जो भी खर्चा होगा वो आपके किस में दिखेगा, कॉस्ट में दिखेगा। तो आपका जो आउटपुट है एक तरीके से महंगा लगेगा। देखिए इसी तरीके से क्या बोल दिया कि अगर आप एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ की बात कर रहे हो तो आपको एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिल गई है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इंडस्ट्रीज़ में फर्म बहुत सारी हो गई तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। जब राइवल फर्म होगी तो हमें पता है कि उनसे आगे बढ़ने के लिए हमें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के पार्ट पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तब भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं 3-4, ताकि आप डिसइकोनॉमीज़ का पार्ट समझ जाओ। अब देखिए हम इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको क्या करता हूँ, 3 चीज़ें बता देता हूँ। एक तो होती है अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है, जो मैंने आपको बताई दी है। एक होती है हमारी एक्सिस, क्या होती है, एक्सिस, और एक हमारी होती है रिजर्व। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक कर्व बना के आपको बता देता हूँ सीधा, ताकि आपका टाइम वेस्टेज नहीं हो। तो कर्व पहले बता देता हूँ,
फिर आपको समझ में आ जाएगा। और एग्जाम में याद रखना ये आता है और पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में मैंने कवर कर रखा है। देखिए ये जनरली है ना इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या है, आपको मैंने क्या बताया था, जहाँ पे आपकी कॉस्ट क्या आ रही है, लीस्ट आ रही हो ना, और ऑप्टिमम लीस्ट कॉस्ट आ रही हो, एक तो मैंने ये बताया था, और जो आउटपुट है वो क्या आ सके, मैक्सिमम आ सके। तो याद रखना कि यहाँ पे हम इकोनॉमिक कैपेसिटी की बात करते हैं तो जैसे मैंने एग्जांपल में बोल दिया कि मैं 1000 यूनिट ईयर की निकाल सकता हूँ, ठीक है निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरी रिक्वायरमेंट की है, मार्केट में डिमांड कितनी है, 800 यूनिट की हो रही है, तो मैं 800 यूनिट ही प्रोड्यूस कर पा रहा हूँ। तो अगर जो इकोनॉमिक कैपेसिटी 1000 यूनिट की है, मान लो कि वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से निकल पा रही है, किसके हिसाब से, 10 रुपीज़ पर यूनिट, लेकिन मार्केट में रिक्वायरमेंट ही 800 यूनिट की है। और देखो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि कॉस्ट अभी ऊपर है, तो कॉस्ट मान लो कितनी है, 12 रुपीज़ पर यूनिट है, क्योंकि मैं सिर्फ 800 यूनिट निकाल पा रहा हूँ, मैं इससे ज़्यादा निकाल के क्या करूँगा जब मार्केट में रिक्वायरमेंट ही कितने की है, 800। लेकिन मैं इससे ज़्यादा बना सकता हूँ, तो इससे ज़्यादा कब बनाऊँगा, जब मैं क्या बोलूँगा, मार्केट में रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो ये मेरी एक तरीके से एक्सिस कैपेसिटी को डिनोट कर रहा है। तो याद रखना जब भी एग्जाम में आता है एक्सिस कैपेसिटी लिस्ट 1 और लिस्ट 2, और एक्सिस कैपेसिटी के आगे लिखा हुआ आता है, जो भी पॉइंट आपको बने हुए हैं उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि आप अपना आउटपुट बढ़ा सकते हो किसके साथ, लोवेस्ट कॉस्ट के साथ, लोवेस्ट कॉस्ट के साथ आउटपुट बढ़ा सकते हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सिस कैपेसिटी। क्योंकि हम 12 से किसकी तरफ जा रहे हैं, 10 रुपीज़ पर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, ये जो मैंने 10 रुपीज़ लिखा हुआ है, तो आप 12 से 10 रुपीज़ की तरफ जा रहे हो और आपकी कॉस्ट पर यूनिट कम हो रही है, और आप 800 से 1000 यूनिट निकाल सकते हो। तो इकोनॉमिक का मतलब क्या हुआ, जो हम ऑप्टिमम आउटपुट की बात करते हैं, जहाँ पे हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट सबसे कम होती है, क्योंकि 10 रुपीज़ के बाद आपकी वापस से वो बढ़ने लग जाएगी 11, 12, 13, 14। तो ये आपका लीस्ट कॉस्ट आउटपुट है, ठीक है, लीस्ट कॉस्ट है, और आउटपुट क्या है, मैक्सिमम है। लेकिन आपको पता है कि अगर आप 800 यूनिट बना रहे हो और आप 1000 बना सकते हो, तो वो पर्टिकुलर आपकी क्या कहलाएगी, एक्सिस कैपेसिटी कहलाएगी, समझ गए। वैसे ही जब आप इसकी बात करते हो, ये पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है, ये मॉडर्न शेप है, ये ट्रेडिशनल है, और आजकल मॉडर्न शेप में क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी रखते हैं, क्या रखते हैं, रिजर्व। यहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो कांस्टेंट है, मान लो यहाँ पे 10 रुपीज़ है, इधर भी 10 रुपीज़ है और इधर भी 10 रुपीज़ है, तो इस पॉइंट पे भी 10 रुपीज़ है, इस पॉइंट पे भी 10 रुपीज़ है। तो ये क्यों रखते हैं, क्योंकि जनरली कभी ना कभी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो हमें पता है कि यहाँ तक हमने 10 रुपीज़ कर दिया, तो उसके बाद हमने कांस्टेंट रख लिया कि यार कभी क्या पता 200 यूनिट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए, 300 यूनिट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे रिजर्व कैपेसिटी। जबकि एक्सिस का मतलब क्या हो गया, समझ गए, कि जैसे आप लोवेस्ट कॉस्ट भी कर सकते हो, इसमें क्या कर सकते हो, लोवेस्ट कॉस्ट भी कर सकते हो एक्सिस में, जबकि रिजर्व में क्या होगा, कांस्टेंट रहेगी कॉस्ट, क्या रहेगी, कांस्टेंट, क्योंकि आपको पहले से पता है कि रिक्वायरमेंट मार्केट में हो सकती है। तो आपका जो मैक्सिमम आउटपुट का लेवल है वो 1000 यूनिट का है मान के चलो, लेकिन इसके अलावा आपने 200 यूनिट और रिजर्व करके रखी हुई है, तो वो आप उसी 10 रुपीज़ पर यूनिट पे रिजर्व करके रख रहे हो, तो जनरली आपकी रिजर्व कैपेसिटी का पार्ट कहलाएगा। आप आजकल देखते हो कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन को एल शेप भी बोलते हैं, तो वो एल शेप क्यों बोल लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद ये स्ट्रेट भी हो सकता है, यानी कांस्टेंट भी आप रख सकते हो, तो इसलिए उसको एल शेप भी बोलते हैं। वैसे यू शेप होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, एल शेप भी हो सकता है। तो याद रख लेना, ये आपके एग्जाम में आ जाएगा, इकोनॉमिक कैपेसिटी, एक्सिस और रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे आप अपनी कॉस्ट को क्या रख रहे हो, कांस्टेंट क्या रख रहे हो, और आउटपुट बढ़ा सकते हो। कॉस्ट को कांस्टेंट रखते हुए आप अपना आउटपुट को बढ़ा सकते हो। और जबकि एक्सिस कैपेसिटी का मतलब क्या हो, लोएस्ट कॉस्ट, कॉस्ट को कम करते हुए आप अपना आउटपुट को बढ़ा रहे हो, ठीक। और इकोनॉमिक कैपेसिटी का मतलब क्या हो गया, जहाँ पे आपका आउटपुट मैक्सिमम आप निकाल सकते हो और जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो सबसे कम है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आ जाएगा या पास्ट ईयर के एमसीक्यूज में आ चुका है, एक बार देख लेना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हो गया था, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप की बात कर रहे हैं। देखिए इकोनॉमीज ऑफ स्कोप का मतलब ये हो सकता है, देखो वहाँ पे हम स्केल की बात करें तो स्केल का मतलब क्या था, रिटर्न टू स्केल, बिजनेस की साइज आप जनरली बढ़ा रहे हो, तो उसमें आप क्या कर रहे हो, आउटपुट बढ़ा रहे हो। मैक्सिमम यही पार्ट था इकोनॉमीज ऑफ स्केल को, जब आप नॉर्मल टर्म में देखते हो। और स्कोप को जनरली आप देखो तो इसका मतलब क्या है, आप वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, तो जिससे आपकी जो एवरेज टोटल कॉस्ट है फर्म की वो डिक्रीज हो रही है, ठीक। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्म की टोटल कॉस्ट है हम उसको किस में बांट रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में, तो अपने आप हमारी कॉस्ट कम हो रही है। इसका एग्जांपल क्या होगा, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, आपने सुना होगा पीएनजी, ठीक है। अब नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप क्या करोगे, अब ऐड देखते रहोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा पीएनजी के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। चलो आप इंडियन कंपनीज की बात करोगे तो आपको मेरे हिसाब से आईटीसी जो है वो इंडिया की है, तो आईटीसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में आते रहते हैं, बिस्किट्स आते हैं, या गर्ल्स से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, या हम बोल सकते हैं कि बेसिक नीड्स से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आते ही आते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोल रखा है प्रॉक्टर एंड गैम्बल,
विच इज़ ए मल्टीनेशनल मैन्युफैक्चर ऑफ ए प्रोडक्ट रेंजेस इंक्लूडिंग पर्सनल केयर, ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट सारे, हाउस होल्ड क्लीनिंग, लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एंड डिस्पोजेबल नैपीज, इतने सारे वो यूज़ करती है। तो उसने क्या करा जनरली, इसने जनरली ये किया कि अपनी टोटल कॉस्ट को कम कर दिया किसके थ्रू, इतने सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके। इतने सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके कैसे, आपको पता है कि इतने सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे हैं, जो भी इनपुट लग रही है, क्या पता वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में यूज़ हो रही हो, क्या पता एक ही मशीन एक से ज़्यादा वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट में यूज़ हो रही हो, क्या पता जो रिसोर्सेज है, मतलब जो पर्सनल केयर में पर्सन काम कर रहे हैं या लेबर काम कर रहा है, क्या पता वो हाउस होल्ड क्लीनिंग के डिपार्टमेंट में भी अपना योगदान निभा रहा हो। या हम बोल सकते हैं कि जो भी एक तरीके से मैनेजर है, जो कि प्रोडक्शन मैनेजर पर्सनल केयर का है, तो क्या पता वो हाउस होल्ड क्लीनिंग का भी प्रोडक्शन मैनेजर है। तो एक तरीके से कंपनी क्या कर रही है, अपनी कॉस्ट को बांट देती है सारे गुड्स में मिला के, तो उस हिसाब से उसकी कॉस्ट क्या आ जाती है, कम आ जाती है। तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल कैन लोअर द एवरेज टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट बाय स्प्रेडिंग द इनपुट कॉस्ट अक्रॉस इट रेंज ऑफ प्रोडक्ट। तो बाकी सारे प्रोडक्ट में उसने बांट दिया। इकोनॉमीज ऑफ स्कोप कैन बी अटेंड बाय शेयरिंग और जॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट लीडिंग टू रिडक्शन इन यूनिट कॉस्ट। तो आप देखो कैसे कर सकते हो शेयरिंग और जॉइंट यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट। मान लो कि मेरी ब्रेड से रिलेटेड फैक्ट्री है, और मुझे पता है कि ब्रेड के साथ बटर भी यूज़ होगा, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, या उसके साथ जैम भी यूज़ हो सकती है। ठीक, तो मैंने क्या कर दिया, बटर की भी फैक्ट्री खोल दी और जैम की भी खोल दी। तो मेरे जो ब्रेड के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लग रहे थे, या ब्रेड की मशीनरीज लग रही थी, या ब्रेड के जो भी लेबर लग रहे थे, मैंने वो बटर पे भी क्या कर दिए, लगाने लग गया मैं। तो क्या पता मेरी जो कॉस्ट थी वो कम आने लग गई। क्या पता कमी आएगी, क्योंकि देखो क्या है, एक ही लेबर दो काम कर रहा है, मैंने हल्की सी कॉस्ट बढ़ा दी, लेकिन एक तरीके से मैं उन्हें क्या बेनिफिट दे रहा हूँ, थोड़ी सी मैंने इनकी सैलरी बढ़ा दी। तो मुझे पता है कि अगर से जैसे सपोज करो मैं किसी को 10,000 रुपीज़ दे रहा हूँ पर मंथ लेबर को, अब मैंने उसको ब्रेड के काम की जगह बटर में भी लगा दिया, उसको बोल दिया देखो 15 दूंगा, तो मुझे पता है अगर अलग से वर्कर रखता बटर वाले में तो 10,000 देने पड़ते, लेकिन 15,000 देने पड़ रहे हैं। तो सीधी सी बात है, मेरी कॉस्ट पर यूनिट कमी आएगी और मेरा आउटपुट ज़्यादा ही प्रोड्यूस होगा। तो ये बोल रहा है कि इकोनॉमी ऑफ स्कोप अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू जनरेट ऑपरेशनल एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। जनरली बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्केल और इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या फ़र्क होता है। इकोनॉमी ऑफ स्कोप में जनरली ये बोल रहा है कि बहुत सारे आइटम्स होते हैं ना, उनको स्मॉल बैचेस में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो ये बोल रहा है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप को कैसे अटेन किया जाता है, बहुत सारे आइटम्स को स्मॉल बैचेस में मैन्युफैक्चरिंग करके। जबकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल में कितने प्रोडक्ट होंगे, जनरली एक प्रोडक्ट, दो या तीन प्रोडक्ट होंगे। तो बोल रहा है कि एज अपोज टू इकोनॉमीज ऑफ स्केल वेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस लार्ज बैचेज ऑफ फ्यू आइटम्स। तो एक तरीके से क्या है, इसमें बहुत सारा बल्क में प्रोडक्शन हो रहा है, किसमें, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में। जबकि इकोनॉमीज ऑफ स्कोप में क्या हो रहा है, बहुत सारे पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज निकाली जा रही है, जिसके थ्रू आपकी हेल्प क्या हो रही है, जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज निकल रही है उसकी जो भी फैक्टर कॉस्ट आ रही है वो एक तरीके से बाकी सारी कॉस्ट में बट रही है, या हम बोल सकते हैं टोटल कॉस्ट में बट रही है। तो इस हिसाब से आपकी कॉस्ट कम आ रही है। इसका आपको बोल रखा है बहुत सारे तरीके होते हैं इकोनॉमी ऑफ स्कोप अचीव करने के लिए। यहाँ पे मैंने 3 तरीके दे रखे हैं। एक तो आपको बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें जनरली क्या होता है, देखिए इसमें जनरली यही होता है कि अगर आप क्या कर सकते हो, लो कॉस्ट पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, हम बोल सकते हैं लो कॉस्ट प्रोडक्ट, मतलब आप लो कॉस्ट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट की, तो उसके लिए क्या करोगे, एक ही मशीनरी को या एक ही इक्विपमेंट को दूसरे प्रोडक्ट में भी यूज़ कर सकते हो। तो उसे हम बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। देखो जैसे मेडिसिन कंपनीज होती है, तो वो क्या करती है, अलग अलग कलर की पर्टिकुलर प्रोडक्ट निकालती है, आप देखोगे मेडिसिन निकालती है, तो वो एक ही मशीन का भी यूज़ कर सकती है। बस उन्हें क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर जैसे ही पहला बैच निकला या जो भी बैच निकले एक पर्टिकुलर मेडिसिन के, फिर दूसरी मेडिसिन निकली, तो उससे पहले उन्हें उनको पूरी पर्टिकुलर मशीन को साफ़ करना पड़ेगा, लेकिन वो एक ही मशीन का यूज़ कर सकती है, ऐसा हो सकता है। तो एक तरीके से उनका फ़ायदा क्या होगा कि उसी एक मशीन से बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या पता एक ही मशीन से बहुत सारे प्रोडक्ट निकल के आ सकें, हो सकता है। ठीक है, जैसे हम मैं बोलूँगा कि अमूल मिल्क और अमूल बटर, क्या पता एक ही मशीन से दोनों निकल के आ सके, तो उस केस में इकोनॉमीज ऑफ स्कोप आप अचीव कर सकते हो। फिर आपको बोल दिया शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज। इसमें जनरली क्या होता है, देखो अगर हमें पता है कि हमारा प्लांट है, तो एक प्लांट अगर एक प्रोडक्ट के लिए काम आ रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है, दूसरा प्लांट भी लेना पड़ेगा। लेकिन उसी प्लांट में अगर दूसरा प्रोडक्ट भी बन रहा है, तो यहाँ पे प्लांट फैसिलिटी शेयर हो गई, तो रिसोर्सेज शेयर हो गए। एक ऑपरेशनल पर्सन है, एक स्किल्ड पर्सन है, एक जगह काम कर रहा है प्लांट में, दूसरी जगह भी काम कर सकता है, ये हो गए रिसोर्सेज शेयर। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो भी नो हाउ है, जानकारी या इक्विपमेंट हो गई या प्लांट की फैसिलिटी हो गई या जो भी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, जैसे ही उसको शेयर करा दूसरी जगह, जैसे ऊपर बोल रहा है फ्लेक्सिबिलिटी, सेम इसमें भी ये बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरली टेक्निकल नो हाउ किसी पर्सन को है, प्लांट की फैसिलिटी शेयर कर दी,
तो जनरली क्या होगा, वो प्रोडक्ट एक ही जगह बन जाएगा, या दो प्रोडक्ट एक ही पर्टिकुलर प्लांट में काम आ रहे हैं, या एक पर्सन की जो नॉलेज है वो दूसरी जगह भी काम पे आ रही है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगी। फिर लास्ट आपको बोल रखा है मर्जर एंड एक्विजिशन का पार्ट। मर्जर एंड एक्विजिशन में क्या है, आपको पता है कि अगर आपको वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक तरीके से क्या करने हैं, प्रोड्यूस करने हैं, तो उसकी जगह आप सीधा सीधा, आपको पता है प्लांट पहले से ही कोई कंपनीज के बने हुए हैं और कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको सीधा आपने एक्वायर कर दिया, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, प्लानिंग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सीधा आपने क्या कर दिया, उसको एक्वायर कर दिया। ऐसा भी हो सकता है, तो आपकी प्लांट साइज़ इंक्रीज हो गई। लेकिन इसके अलावा ये भी बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है, कई कंपनीज क्या करती है, आपस में एक साथ मिल जाती है और किसी पर्टिकुलर जो भी एक्सपेंस है उसको एक साथ बियर करती है। जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है, सेवरल फार्मास्यूटिकल्स ऑर्गेनाइजेशन हैव कंसोलिडेट देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस फॉर ब्रिंगिंग न्यू प्रोडक्ट्स टू मार्केट। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचेंगे कि सबको ही फ़ायदा होगा एक तरीके से, क्योंकि जैसे ही वो नया प्रोडक्ट मार्केट में आएगा तो सारी कंपनीज का अलग अलग बिकेगा ही बिकेगा। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस सबने एक साथ बियर कर दिए। दिस लीड्स टू अटेनमेंट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप, क्योंकि अगर एक कंपनी करती रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती, क्या पता वो उसका बेनिफिट नहीं उठा पाती, लेकिन सारी फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने या कंपनीज ने एक साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। मर्जर में बी अंडरटेकन टू एनहांस और एक्सपांड ए मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, इंक्रीज प्लांट साइज एंड कंबाइन कॉस्ट। तो एक तरीके से क्या हो गया, कॉस्ट को कंबाइन करने में हेल्प हो गई। ठीक है, इसी तरीके से किसी दूसरे का बिजनेस एक्वायर कर सकते हो डायरेक्टली, उसकी जो भी मशीनरीज या जो भी प्रोडक्ट है, जो भी टेक्निक्स है, वो आपके पास आ जाएगी। अब देखो, आपको मैंने इसमें ये सारा पार्ट आपका हो गया, नॉर्मल पार्ट था, ठीक, याद रखना। अब एक बार एग्जाम में एक और पार्ट आया था, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन में, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, फिर आप बोलोगे। देखो यहाँ पे दे रखा है आपको, assertion u shaped long run average cost curve is based on the assumption that economies of scale prevail at small level of production and diseconomies of scale prevail at larger level of production। मतलब वही ओवर प्रोडक्शन हो गया एक तरीके से। तो हम सही बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम बढ़ाते जा रहे हैं एक पॉइंट तक, तो वहाँ पे रुक जाएंगे। लेकिन अगर हमारी एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आ रही है, तो क्यों? क्योंकि हमने ओवर प्रोडक्शन कर लिया, तो हमें यहाँ पे आके रुक जाना है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो वाले एग्जांपल में बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट के बहुत सारे कर्व हैं। अब ये थोड़ी कि आप 1000 यूनिट बना पा रहे हो, नहीं, आप तो उस 600 यूनिट पे आके ही रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि आपको पता है कि वही आपका ऑप्टिमम आउटपुट है, मैक्सिमम आउटपुट बोल सकते हो। किससे रिलेटेड? आपकी कॉस्ट को देखते हुए। तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट लीस्ट आ रही है, ये बोल सकते हो। उसके बाद आपकी कॉस्ट पर यूनिट क्या आने लग जाएगी? ज़्यादा आने लग जाएगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये ठीक है। लेकिन रीजन में देखो क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अराइज प्राइमरली बिकॉज एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज। मतलब डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो इसका मतलब क्या हो गई, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आ रही है। तो वो किसकी वजह से आ रही है? एज द स्केल ऑफ ऑपरेशन इंक्रीजेज इट बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट टू मैनेज फर्म इफेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्म को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट का पार्ट आ गया। मैनेजर ये क्या कर सकते हैं, एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। लेकिन आपको पता है कि इसके अलावा भी होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको पता है आर ठीक तो है, लेकिन इसके अलावा क्या होता है, प्रोडक्शन डिसइकोनॉमी हो सकती है, मार्केटिंग हो सकती है, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है, जो मैंने आपको क्लो वर्ट वाला बताया। तो ऐसे करके बहुत सारी फाइनेंशियल डिफिकल्टी हो सकती है। तो वो भी सारे रीजन हो सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ फर्म को मैनेज नहीं कर पा रहे हो। एफिशिएंट मैनेजमेंट की जगह इनएफिशिएंट मैनेजमेंट तो है, लेकिन उसके अलावा और क्या हो सकती है, प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी, मार्केटिंग की डेफिशिएंसी हो सकती है, डिसइकोनॉमी, टेक्निकल डिफिकल्टीज हो सकती है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज हो सकती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं, तो आपको वो खुद सोचना पड़ता है। अब ये नहीं कि हर पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने आपको बताया, आपको उस वक्त के अप्रोच के हिसाब से सोचना पड़ेगा। अब आपको अदर टाइप ऑफ कॉस्ट दे रखे हैं, जो कि अराउंड आपका 10 मिनट में पार्ट हो जाएगा, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले आपको दे रखी है अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट आप जानते हो, जनरली फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि एक फर्म इंकर करती है जितने भी कमोडिटी जो प्रोड्यूस कर रही है उसको एक्वायर करने के लिए। देखो, कमोडिटी प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज़ कर रही है, मतलब लेबर, कैपिटल जो भी यूज़ कर रही है, तो उसके लिए एक्चुअल में पेमेंट कर रही है। लेबर के लिए क्या कर रही है, सैलरी वेजेस पे कर रही है। रॉ मटेरियल खरीद रही है, मशीनरी खरीद रही है, उसका पेमेंट कर रही है। तो जनरली यहाँ पे बोल दिया अकाउंटिंग कॉस्ट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए फर्म एंड अपीयर इन द फर्म्स इनकम स्टेटमेंट, जो कि आप जानते हो ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट, या आप स्टेटमेंट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट बोल सकते हो। अब देखिए, अकाउंटिंग कॉस्ट को नॉर्मल टर्म में हम एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोल सकते हैं, याद रखना। और ये भी याद रखना कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या है, जिसके लिए आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली पेमेंट कर रहे हो, यानी बाहर आउटसाइडर को, लेबर को आप क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। अब बताइए कि ओनर खुद काम करता है तो खुद सैलरी लेता है क्या? नहीं लेता। तो जनरली वो एक तरीके से क्या हो गई, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। क्योंकि अगर वो कहीं और काम कर रहा होता तो उसको क्या मिलता, कुछ ना कुछ अमाउंट मिलता।
अगर उसने खुद की कैपिटल लगाई तो उस पर जो इंटरेस्ट है वो जनरली करता है कि नहीं करता, तो वो क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इम्प्लिसिट हो गया। क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। अगर मैं यहाँ पे अपने खुद के घर पे ही कोचिंग पढ़ा रहा हूँ ऊपर, तो मुझे रेंट देना पड़ रहा है कि नहीं देना पड़ रहा, तो रेंट नहीं देना पड़ रहा। लेकिन अगर मैं कहीं और कोचिंग खोलता तो रेंट देना पड़ता। तो मेरे जो सेल्फ ओन फैक्टर है उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, इम्प्लिसिट होती है। क्या होती है, इकोनॉमिक्स में दोनों पार्ट को लेते हैं, अकाउंटिंग में सिर्फ एक्सप्लिसिट लेते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में कभी कभी इम्प्लिसिट आ जाता है, जैसे डेप्रीशिएशन बोल रहा है। अब डेप्रीशिएशन क्या है, आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, उस पर आपने 10% डेप्रीशिएशन बोला, 10,000 लगा दिया, एक्चुअल में कैश थोड़ी जा रहा है, नहीं, लेकिन फिर भी आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते हो। कभी कभी आप पार्टनरशिप में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पार्ट बोलते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज करते हो। एंट्री क्या करते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कैपिटल ऐसे बोलते हो। तो आप क्या बोल रहे हो कि कभी कभी इम्प्लिसिट कॉस्ट चार्ज कर लेते हो, लेकिन देखो नॉर्मल टर्म में याद रखना, अकाउंटिंग में हमेशा एक्सप्लिसिट, और इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या होती है, एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट। अकाउंटिंग में भी इम्प्लिसिट आ सकती है, लेकिन देखो नॉर्मल टर्म में क्या बोलते हैं, एग्जाम में आ गया तो क्या बोलोगे, अकाउंटिंग में सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट, और इकोनॉमिक क्या आती है, एक्सप्लिसिट तो आती है पर साथ साथ इम्प्लिसिट। अब मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 पार्ट होते हैं, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, लेकिन याद रखना कि जब नॉर्मल टर्म की बात करते हैं, क्योंकि देखो वहाँ पे तो मैंने थोड़ा एडवांस पार्ट बता दिया, लेकिन अगर नॉर्मल की बात करेंगे तो अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट। जैसे मैंने बोला ना कि अगर मैं सीए बन गया, तो मैं ऑफिस में खुद का मैंने ऑफिस खोल लिया, तो वहाँ पे मैं 30,000 अर्न कर रहा हूँ, 30,000 रुपये अर्न कर रहा हूँ। अगर मैंने सोचा होता कि यार मैं कोचिंग पढ़ाने लग जाता या मैं कहीं जॉब कर रहा होता तो मुझे 20,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते, ठीक, तो वो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्यों, क्योंकि जो मैं खुद का ऑफिस खोल के बैठा हूँ, तो ऑफिस को ओपन करने के लिए जो मैंने सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव छोड़ा, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव क्या छोड़ा, कि मैंने 20,000 की कोचिंग वो टीचिंग छोड़ दी, या 20,000 से रिलेटेड जो मैं जॉब कर सकता था वो मैंने छोड़ दिया, तो मेरी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी। इसलिए उसको इम्प्लिसिट बोलते हैं, याद रखना। वैसे तो मैंने दोनों बताए थे, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नॉर्मल टर्म में हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट। तो इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या बोल रहा है कि आपकी टोटल कॉस्ट आती है, इसका मतलब एक्सप्लिसिट तो आती ही आती है, साथ में इम्प्लिसिट भी आती ही आती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द एम्प्लॉय इन द अबव एग्जाम्पल वुड इंक्लूड हिज हर वीक्स पे एज वेल एज एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द वेकेशन। कोई एग्जाम्पल दे रखा होगा, नहीं, ये एग्जाम्पल तो क्या है, ऐसे ही आ गया किसी पर्टिकुलर पार्ट का, इसको मैं हटा दूंगा, ठीक है, ये एग्जाम्पल आप छोड़ देना। लेकिन देखो इकोनॉमिक कॉस्ट में जनरली आपका क्या होगा, अकाउंटिंग कॉस्ट तो आएगी, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी, यानी आप एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट बोल सकते हो। एक्सप्लिसिट आप जानते हो, जो कि आप क्या करते हो, अकाउंटिंग में पढ़ते हो सारा का सारा पार्ट। इम्प्लिसिट का मतलब क्या हो गया, जो आपने इकोनॉमिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ा होगा, जो कि आपको मैंने बताया था कि जब भी मैं बात करता हूँ, अभी भी मैंने आपको बोला भी कि जो मेरा सेल्फ ओन फैक्टर है, जैसे मैं खुद क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं कहीं और जॉब नहीं कर पा रहा तो वो मेरी एक तरीके से क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट हो गया, मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट का पार्ट हो गया। इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं घर पे ऊपर क्या कर रहा हूँ, मेरे घर के ऊपर ही कोचिंग है, तो अब मैं रेंट नहीं दे रहा। अगर मैं रेंट देता तो क्या कॉस्ट लगती, तो वो भी मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो इकोनॉमी में वो भी कॉस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। एक डॉक्टर है, खुद का क्लिनिक घर पे ही खोल के बैठा रहता है, तो उसको रेंट देना नहीं पड़ता, तो वो रेंट की कॉस्ट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जबकि आप अकाउंटिंग में लेते हो क्या नहीं लेते हो, इकोनॉमी में क्या करोगे, अकाउंटिंग मतलब एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट दोनों लोगे। अब आपको दे रखा है बिजनेस कॉस्ट, बिजनेस कॉस्ट का मतलब क्या होगा, टोटल मनी एक्सपेंसेस जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए। इसको एक्चुअल या रियल कॉस्ट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल या, क्योंकि इसमें डेप्रीशिएशन भी ऐड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आपका जो नॉन कैश एक्सपेंस है वो भी इसमें लिया जा रहा है, जिसे हम एक्चुअल या रियल कॉस्ट बोलते हैं। यानी ऊपर जो आपने अकाउंटिंग कॉस्ट का पार्ट पढ़ा, नॉर्मल सिमिलर पार्ट है, क्योंकि बोल रहा है बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए या लीगल प्रोसीजर के लिए काम आती है। अब देखिए कभी कभी फुल कॉस्ट आती है, तो फुल कॉस्ट में जनरली क्या बोलते हैं हम, बिजनेस कॉस्ट तो आएगी, साथ में देखो अपॉर्चुनिटी भी आ गई। क्योंकि देखो बिजनेस का मतलब क्या हो गया, जो एक्सप्लिसिट है वो तो आ ही रही है, प्लस उसके अलावा इम्प्लिसिट आ गई। तभी मैंने बोला नॉर्मल टर्म में देखना कि एक्सप्लिसिट मतलब क्या हो गया, अकाउंटिंग की तरह आ गई, फिर अपॉर्चुनिटी तो आ गई, पर साथ में नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया, ठीक है। इसका नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब यही है कि जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आप कहीं और प्रोड्यूस करते, अगर ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को आप बाहर प्रोड्यूस करते तो मिनिमम रिटर्न कितनी कमा पाते, या मान के चलो कि आपकी तरह सेम इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती तो वो कितनी मिनिमम रिटर्न कमा पाती। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि बिजनेस कॉस्ट तो आएगी प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी, जिसमें मैंने आपको बताया था खुद की कैपिटल का इंटरेस्ट या सैलरी जो हमने छोड़ दी, क्यों, क्योंकि खुद का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक। सपोज करो कि मैंने आपको वही बता दिया ना कि अगर मैं खुद अकाउंटेंट हूँ और ओनर भी खुद हूँ, तो अगर अकाउंटेंट रखता तो उसको कितनी सैलरी देता, ये पर्टिकुलर पार्ट आता ना,
जबकि मैं खुद ही क्या कर रहा हूँ, वो पर्टिकुलर काम कर रहा हूँ। तो ऐसे बहुत चीज़ें आ सकती है। मैंने आपको सीए वाला पार्ट बताया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस ओपन करके बैठा हूँ। तो उस केस में अगर मैं जॉब करता तो कितनी सैलरी मिलती, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पार्ट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट इज द मिनिमम रिटर्न विच इंड्यूसेस द एंटरप्रेन्योर टू प्रोड्यूस द सेम प्रोडक्ट। तो जनरली ये मार्केट की रेट होती है, मान के चल लो कि इंडस्ट्री जितना कमा रही है उतनी तो मिनिमम हम कमाएं, उससे ज़्यादा कमाए तो वारे नहीं आ रहे, अच्छी बात है, लेकिन उतना तो मिनिमम हम कमाए, तो वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो वो फुल में आ गया, तो फुल में सारा पार्ट आ जाता है, बिजनेस कॉस्ट भी, अपॉर्चुनिटी भी प्लस नॉर्मल। अब देखिए इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो भी होती है वो किसकी वजह से होती है, देखो क्या बोल रहा है, एडिशनल कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन द लेवल और नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। अब वो किसकी वजह से होती है, या तो आप नया प्रोडक्ट ऐड कर रहे हो, नई मशीनरी ऐड कर रहे हो, ठीक है, रिप्लेसिंग मशीनरी बाय अ बेटर वन, यानी पुरानी मशीन क्या थी जो कम एफिशिएंट थी या पुरानी थी, आपको पता है नई टेक्नोलॉजी आ गई उसकी वजह से। तो इंक्रीमेंटल या जिसको डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं, ये मार्जिनल कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, एडिशनल आउटपुट बढ़ाने से, एडिशनल आउटपुट बढ़ाने से एडिशनल कॉस्ट क्या लगी है, एडिशनल आउटपुट बढ़ाने से या कम करने से जो कॉस्ट लगी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एन एडेड यूनिट ऑफ आउटपुट, जबकि डिफरेंशियल या इंक्रीमेंटल कॉस्ट जनरली जो होती है वो लेवल या नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी चेंज होने की वजह से होती है। कि अगर हम 1000 यूनिट प्रोड्यूस करते थे, अब अगर मैंने क्या बोल दिया कि मैं पुरानी मशीन यूज़ करता था, अब मैं नई मशीन यूज़ कर रहा हूँ, तो अब हम 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो लेवल ऑफ एक्टिविटी की बात कर रहा है कि पहले मैं 80% लेवल पे काम करता था, अब मैं 100% पे काम कर रहा हूँ। ऐसे भी बोल सकते हो, पहले मैं 1000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था किसी पर्टिकुलर लेवल पे, अब मैं 2000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा हूँ क्योंकि मैंने नई मशीनरी हायर कर दी, पुरानी मशीन को रिप्लेस कर दिया। तो ऐसे पार्ट आता है जो कि आप किस में पढ़ते थे, कॉस्टिंग में पढ़ते थे। तो आपको पता चल गया वो इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। तो मार्जिनल से अलग होती है। मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, एडिशनल प्रोडक्ट, क्योंकि आपको पता है चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्यू, तो एडिशनल यूनिट लगाने पे क्यों जो एडिशनल कॉस्ट हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल। अब संक कॉस्ट जनरली क्या होती है, जो कि जब भी चेंज होता है कुछ भी पार्ट उसके थ्रू चेंज नहीं की जा सकती, क्योंकि संक कॉस्ट क्या है, एक डूबत कॉस्ट है। डूबत मतलब क्या हो गया, डूबी मतलब क्या हो गया, जो पास्ट में इंकर हो चुकी है, तो अब वो डिसीजन मेकिंग के लिए काम में नहीं आ रही। फ्यूचर में जो भी डिसीजन लेने हैं उसमें वो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो इंकर हो ही चुकी है। एक तरीके से हमने जो मशीनरी खरीद ली, मान लो 5 लाख की 2 साल पहले, अब वो लग चुका है, अभी थोड़ी बोलेंगे यार इसको चेंज करना है। चेंज करना मतलब उसको रिप्लेस करोगे, ठीक है। तो अब डिसीजन मेकिंग के लिए वो काम में ही नहीं आ रही, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि वो 5 लाख तो इंकर हो गए हैं। अब तो आपको आगे सोचना है कि उसकी जगह कोई नई मशीनरी खरीदे या नहीं खरीद रहे, तो वो फ्यूचर का डिसीजन हो गया। तो आपको पता है कि संक कॉस्ट जनरली डिसीजन में काम नहीं आती। वंस एन एसेट हैज़ बीन बॉट और एन इन्वेस्टमेंट द फंड लॉक्ड अप रिप्रेजेंट संक कॉस्ट एज दीज कॉस्ट डू नॉट अल्टर व्हेन एनी चेंज इन एक्टिविटीज मेड, दे आर संक एंड आर इररेलेवेंट टू अ डिसीजन बीइंग टेकन नाउ। तो जैसे आपको बोल दिया कि अगर फिक्स एसेट्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, कोई मशीन नहीं खरीदी, तो वो संक कॉस्ट है। एज सून एज फिक्स एसेट्स हैव बीन इंस्टॉल्ड, इसकी कॉस्ट को क्या बोल दिया जाता है, संक। द अमाउंट ऑफ कॉस्ट कैन नॉट बी चेंज। अब आपको दे रखा आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, तो जनरली आपने जो करंट कैश पेमेंट किया है, जैसे वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, जो भी लोन लिया उस पर पेमेंट करते हो, तो वो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहलाती है, जिसको हम एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं। और बुक कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, जनरली इसमें कैश एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं होती। इसमें आपको क्या बोल दिया, जैसे आपने मैनेजर को अभी सैलरी नहीं दी, अनपेड सैलरी ऑफ द ओनर मैनेजर। अच्छा, ओनर खुद की ही सैलरी की बात कर रहा है, ओनर खुद की ही सैलरी की बात कर रहा है, मतलब ये इम्प्लिसिट के फॉर्म में हो गई। किसके फॉर्म में हो गई, इम्प्लिसिट के फॉर्म में। डेप्रिसिएशन आपको पता है देना ही नहीं पड़ता, फिर भी डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हो, तो वो क्या हो गया, इम्प्लिसिट हो गया। अनपेड इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ ओनर्स ओन फंड, ओनर की खुद की कैपिटल है उस पर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक तरीके से इम्प्लिसिट फॉर्म में हो गई। अब आपको दे रखा है रिप्लेसमेंट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट। जैसे आपने संक कॉस्ट देखा था, संक कॉस्ट, तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के फॉर्म में था। क्यों, क्योंकि आपने जो भी एसेट खरीद ली वो एक तरीके से ओरिजिनल फॉर्म में, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, आपको पता है। लेकिन रिप्लेसमेंट के थ्रू आप ये देख सकते हो कि उसकी वैल्यू क्या है। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज द प्राइस दैट वुड हैव टू बी पेड करंटली टू रिप्लेस द सेम एसेट। मतलब जो पुरानी एसेट जिसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, उसको आप आराम से रिप्लेस भी कर सकते हो किसी पर्टिकुलर प्राइस पे। या ये भी हो सकता है कि उसी टाइप की सेम मशीन आपको अभी महंगी मिल रही हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोल रहा है फॉर एग्जांपल द प्राइस ऑफ ए मशीन एट द टाइम ऑफ परचेज वाज 17,000 एंड द प्रेजेंट प्राइस ऑफ मशीन कितनी है, 20। तो आप कई चीज़ें देखोगे, पुरानी जो आप खरीदते हो 10 साल पहले और अभी नहीं खरीदते हो तो महंगी होती है। महंगी क्यों होती है, क्योंकि देखो उसमें टेक्नोलॉजिकल जो एडवांटेज है वो ज़्यादा होते हैं, तो प्रोडक्शन क्या होगा आपका, ज़्यादा ही होगा। ये मत सोचना कि महंगी है, मैंने आपको बोला कॉस्ट बढ़ती है लेकिन उसके हिसाब से प्रोडक्शन भी बढ़ता ही है। तो देखो ओरिजिनल प्राइस कितनी है, 17,000 की, वो हिस्टोरिकल है, जबकि 20,000 क्या रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। मेरे हिसाब से पार्ट तो सारा हो गया है। हाँ, आपका सारा पार्ट ख़त्म।
तो आई होप आपको पर्टिकुलर सारा का सारा पार्ट समझ में आया होगा। कुछ कुछ मैंने इसलिए कवर कर रखा है क्योंकि आप पढ़ के देखोगे आपको समझ में आ जाएगी। कुछ आपको सेम लगेगी कॉस्ट, लेकिन आपको डिफ्रेंशिएट तो करना पड़ेगा, जैसे आउट ऑफ पॉकेट क्या, एक्सप्लिसिट। अगर आप बिजनेस कॉस्ट और है ना अकाउंटिंग कॉस्ट देखोगे तो आपको सेम लगेगी। हाँ तो सेम ही है, क्योंकि उसमें भी मनी एक्सपेंस पे कर रहे हो, उसमें भी आप क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग की कॉस्ट की बात कर रहे हो, जो कि आप पीएनएल या इनकम स्टेटमेंट के फॉर्म में दिखाते हो। लेकिन जब आप किसकी बात करोगे, फुल कॉस्ट की बात करोगे, तो उसमें अपॉर्चुनिटी का पार्ट भी आ जाएगा, मतलब इकोनॉमिक कॉस्ट की तरह हो जाएगी। लेकिन उसमें साथ में नॉर्मल प्रॉफिट का पार्ट भी दे दिया, तभी इसका नाम क्या दे दिया, फुल कॉस्ट दे दिया। तो अगर आप बिजनेस कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी मिलाते हो तो वो इकोनॉमिक कॉस्ट की तरह हो गई, लेकिन उसके साथ नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया तो वो क्या हो गई, फुल कॉस्ट हो गई। ऐसे कभी ना कभी आपका पार्ट आता है। एक बार इंक्रीमेंटल का पार्ट आया था, तो वो इंक्रीमेंटल का जरूर पढ़ लेना, क्योंकि उससे रिलेटेड ही शायद मैंने एक क्वेश्चन कवर किया है। तो मैंने 16 क्वेश्चन ही लिए, ज़्यादा क्वेश्चन क्यों नहीं लिए, क्योंकि देखो प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जो आपको पार्ट बताऊंगा, जिसमें आपके क्या आएंगे, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और ओलिगोपोली, उसमें बहुत बार रेवेन्यू, कॉस्ट, इससे रिलेटेड पार्ट आता है। तो जो थ्योरी ऑफ कॉस्ट है वो ज़रूर देखिए, फिर रेवेन्यू का पार्ट कराऊंगा वो भी ज़रूर देखिए, तब जाके आपको सारा पार्ट आएगा, वरना डब्बा गोल हो जाएगा। जब मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर डिफरेंट मार्केट्स कराऊंगा कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए ज़रूर वो देखना, तब जाके ही आपको आएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।